दोस्तों, स्वागत है अधिकारी जीएस चैनल में। आज हम लोग यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में दृष्टि आईएएस का 9वां टेस्ट सॉल्व करेंगे। 9 नंबर का टेस्ट है। ये जो पेपर है ये फुल लेंथ पेपर है, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं आपको तो जैसे एग्जाम में जिस तरह का पेपर आता है उस तरह की फीलिंग आएगी आपको। तो चलिए इसको जो क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगर वीडियो आपको ये ठीक लगती हो मेरी, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं इसको, अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया? तो कौन सा था वो? 40वां संविधान संशोधन की 41वां संविधान संशोधन, तीसरा है 42वां संविधान संशोधन और चौथा है 43वां संविधान संशोधन। तो ये 41वां संविधान संशोधन था, याद रखिएगा। 41वां संविधान संशोधन जो था 1976 में भी हुआ था, 1976 में हुआ था। तो इसमें क्या किया गया था कि राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य थे उनकी सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ा के 62 वर्ष कर दी गई। जो 40वां संविधान संशोधन था ये था एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के लिए था, ईईजेड के लिए था। 42वां संविधान संशोधन को आप सभी लोग जानते हैं कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं इसको, 1976 में हुआ था। और 43वां जो संविधान संशोधन था वो हाई कोर्ट से रिलेटेड था, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से जुडिशियल रिव्यू के इशू के बारे में रिट पिटीशन पे संशोधन था ये। तो 43वां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ था। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से कौन से विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत उल्लेखित हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको पूछता है तो थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। तो पहला है, समवर्ती सूची पूछा है तो दिवालिया और शोधन अक्षमता कोड, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, औषधियाँ और विष, कृषि स्रोत से आय पर कर। तो कृषि स्रोत पे आय पर जो कर है उसको आप निकाल सकते हैं क्योंकि ये राज्य के अंडर आता है, तो समवर्ती सूची का नहीं है, तो 4 जहाँ जहाँ काट दीजिए उसको। तो ठीक है, तो इसका जो आंसर है, तो समवर्ती सूची में ये दिवालिया और शोधन अक्षमता कोड आता है, पहला ठीक है। बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी पहला ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल ये भी ठीक है। औषधियाँ और विष, ड्रग एंड पॉइजन ये भी उसमें आता है समवर्ती सूची में। तो 1, 2, 3 इसका सही है, तो सी आंसर ठीक है इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है यूपी पीसीएस, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते। तो तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेष प्रावधान वाले राज्य और भारतीय संविधान का अनुच्छेद सही सुमेलित नहीं है, बताना है हमको। तो नागालैंड का 371 बी और मणिपुर का 371 सी, आंध्र प्रदेश 371 डी और अरुणाचल प्रदेश 371 एच। तो नागालैंड तो ए में है, तो पहला ही गलत है इसमें, सुमेलित नहीं है हमसे पूछा है, तो ए ही गलत है इसमें, क्योंकि जो नागालैंड है 371 ए में नागालैंड है। ठीक है, 371 जो बी में है वो कौन है? तो असम है, याद रखिएगा, असम है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, बार बार एग्जामों में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये मिलान कराता है। तो मणिपुर ठीक है, सी में मणिपुर है। आंध्र प्रदेश भी ठीक है, 71 डी में है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी इसमें आता है, तो तेलंगाना भी है, ये भी जोड़ लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश जो है 371 एच में है, ये भी ठीक है। चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका ए होगा इसका आंसर, इसका ऊपर वाले का सी था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि चार्टर अधिनियम 1833 के संदर्भ में सही पूछा है। तो पहला इसमें दिया ऑप्शन, इसने बम्बई और मद्रास के गवर्नरों की विधायी शक्तियों समाप्त कर दी, पहला है। दूसरा है, इसने एक वाणिज्यिक संस्था के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया। तो 33 का पूछा, 13 का नहीं 33 का पूछा है, तो पहला ठीक है, दूसरा भी ठीक है इसका, दोनों कथन सत्य हैं, तो इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। गवर्नर की जो बम्बई और मद्रास के गवर्नर की विधायी शक्तियों को ले करके गवर्नर जनरल को दे दी गई थी और वाणिज्यिक संस्था के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया था, ये भी बात ठीक है, तो बी आंसर सही है। चलते हैं पाँचवें नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान को तैयार करने के लिए औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का आह्वान कब किया था? तो अन्य लोगों ने तो संविधान सभा के बारे में पहले ही बोला था, मगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब बोला था इसके बारे में पूछ रहा है। तो 1934 में, 1935 में, 1938 में या 1940 में। तो आप पढ़े होंगे कि सबसे पहले एम एन रॉय ने पहले ही बोल दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने के लिए,
एम एन रॉय 1934 में ही बोले थे, एम एन रॉय 1934 में ही बोल दिया था सबसे पहले। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में बोला था, तो बी आंसर इसका ठीक है। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला था संविधान सभा बनाने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका बी आंसर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन पूछता है। तो अगला क्वेश्चन है इसका 6ठे नंबर का क्वेश्चन है। इसमें स्रोत से मिलाना संविधान और संविधान के स्रोत से मिलाना है, जो संविधान की विशेषताएं ली गई हैं अन्य संविधानों से, किस देश से ली गई है उसको मिलाना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो पहला है दूध सदनात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है। तो कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा तो संविधान संशोधन, मौलिक कर्तव्य तो जानते होंगे रूस से लिया गया है, तो सी का चौथा हो जाएगा। तो सी का 4 हो गया, यहाँ पे लिख लीजिए सामने। डीपीएसपी के बारे में जानते हैं कि आयरलैंड से लिया गया है, तो बी का दूसरा हो गया। तो बी का दूसरा सी का चौथा किस में है, बी का दूसरा सी का चौथा, बी का दूसरा सी का चौथा सिर्फ डी में है। तो हमारा आंसर डी इसका उत्तर हो जाएगा सही। मगर ए का भी देख लेते हैं। दूध सदनात्मक व्यवस्था हम ब्रिटेन से लिए हैं, तो पहला हो गया। और संविधान संशोधन का जो प्रावधान है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, तो 3 हो गया। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3 डी आंसर ठीक है। तो इस तरीके से खुद याद कर लेंगे तो इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूध सदनात्मक देखते ही एक ब्रिटेन मार देंगे, डीपीएसपी आयरलैंड, मौलिक कर्तव्य रूस, संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका, तुरंत लगा देंगे आप। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची निम्नलिखित में से किसकी परिलब्धियों, भत्तों, विशेष अधिकारों से संबद्ध प्रावधानों से संबंधित है। तो भारत संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित बताना है आपको। तो पहला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोकसभा उपाध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो किससे संबंधित है बताना है आपको। तो पहला है दूसरी अनुसूची पूछा है किसके बारे में, परिलब्धियों, भत्तों, विशेषाधिकारों से संबद्ध प्रावधानों से संबंधित है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हाँ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इनसे भी है, लोकसभा के अध्यक्ष इनसे भी है। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष से नहीं है, ये गलत है। तो 1 2 3 इसका सही आंसर है, सी इसका आंसर होगा 1 2 3। तो दूसरी अनुसूची में किनको किनको दिया, किनकी बात की गई इसके बारे में हम बोल देते हैं, सुन लीजिए आप। तो राष्ट्रपति हैं, हमारे राज्यपाल हैं, और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों हैं, और जो चेयरमैन हैं, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के दोनों लोग हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली जो आती हैं, जो मतलब राज्य सरकारों के जो स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, वो भी इसमें शामिल हैं, और विधान परिषदों के भी डिप्टी स्पीकर और स्पीकर शामिल हैं इसमें। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, और कैग भी हैं हमारे, कैग जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, वो भी हैं। तो इसमें लगभग 13-14 पदों के बारे में बताया गया है। तो 3 वित्त आयोग नहीं है, याद रखिएगा इसमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सा नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों तथा जिम्मेदारियों से संबंधित है। तो 7वीं अनुसूची है, 12वीं है, 11वीं है, 9वीं है। तो अनुसूची पूछा है, भाग नहीं पूछा है। तो बताइए। तो जो हमारे किसके बारे में पूछा है, नगर पालिकाओं के बारे में पूछा है। तो 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पूछ रहा है ये, जो 1992 में हुआ। तो उसके थ्रू 12वीं अनुसूची जुड़ी गई थी। तो बी इसका आंसर होगा, बी में है 12वीं अनुसूची में, तो याद रखिएगा। ठीक है, 74वां बी इसका आंसर होगा। 9वें नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके गठन के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो गठन के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो इसको अंदाज से लगा सकते हैं कि तेलंगाना सबसे लास्ट होगा। तो तीसरा वाला सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि 2014 में बना था। तो सबसे लास्ट में तेलंगाना, 3 वाला इस दोनों में है। तो ये दोनों कट गया, अब 50-50 का चांस बन गया है। तो सबसे पहले नागालैंड बना था या महाराष्ट्र बना था, इसके बारे में आपको सोचना है। तो सबसे पहले बना था महाराष्ट्र, 1960 में बना था महाराष्ट्र, 1960 में बना था। तो सबसे पहला महाराष्ट्र हो जाएगा। तो 3 इसमें है, महाराष्ट्र देखना है। तो ए इसका आंसर हो गया, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे पहले ही बना था। तो ए इसका ऑप्शन है, ठीक है। और दूसरे पे नागालैंड है, नागालैंड 1963 में बना था, ये भी जान लीजिए। और तेलंगाना जो बना था 2014 में बना था, और झारखंड बना था 2000 में बना था। तो इस तरह से मोटा मोटी 3-4 बार इसको देख लीजिए कौन सा स्टेट कब बना था।
तो एक क्वेश्चन आता है किसी न किसी 3-4, अगर आपका यूपी पीसीएस आरओ बीपीएससी अगर दे रहे हैं आप, तो कोई 3-4 एग्जाम में तो एक बार ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि कौन राज्य कब बना था किसी न किसी एग्जाम में। तो उससे बढ़िया उसको याद कर लीजिए। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 9वें का 10वें का चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन रिट्स के संबंध में सत्य नहीं है बताना है, सत्य नहीं है बताना है हमको। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 सभी उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है, तो बात ठीक है, ये नहीं है बताना हमको, ये भी ध्यान दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, तो ये भी बढ़िया है, ये भी सही है। वर्ष 1950 से पहले केवल कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के उच्च न्यायालयों के पास रिट जारी करने की शक्ति थी, तो ये भी बात सही कह रहा है। डी है उच्च न्यायालय पूरे भारत में किसी व्यक्ति अथवा सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, तो हाई कोर्ट पूरे भारत में किसी व्यक्ति अथवा सरकार के विरुद्ध रिट जारी नहीं, ये बात गलत है। हाई कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन में जो उनका क्षेत्राधिकार है उसी में वो किसी को रिट जारी कर सकते हैं, तो डी इसका आंसर गलत हो गया। तो डी इसका सही आंसर है कि यही गलत है। चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग में से कौन सा वाद दिया हुआ मूल संरचना से संबंध तत्व दिए हुए हैं, तो पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, हमको बताना है। तो ये भी ऐसा भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 11 नंबर का क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो केशवानंद भारती, भारत की संप्रभुता और एकता, तो ठीक था, उसमें केशवानंद भारती में बोला गया है सॉवरेंटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। मिनर्वा मिल्स के बारे में, तो न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू मिनर्वा मिल्स से आया था, ये ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, तो ये भी ठीक ऑप्शन है। इंदिरा साहनी मामला में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो ये गलत है। इंदिरा साहनी जो केस था वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए नहीं था, रूल ऑफ लॉ के लिए था, रूल ऑफ लॉ के लिए था ये, तो सी वाला गलत है इसमें। और इसी को मंडल केस भी कहते थे, इसी में आया था ओबीसी वाला जो 27% का आरक्षण था, तो रूल ऑफ लॉ के लिए था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए नहीं था। SR बॉम्बे मामला जो था पंथ निरपेक्ष के लिए था, तो ये ठीक है डी वाला। तो इसका सी आंसर गड़बड़ है, न्यायिक समीक्षा नहीं है, ये रूल ऑफ लॉ के लिए है। चलते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन पे। 12वें नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में सही है बताना है हमको। तो पहला है आंतरिक अशांति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार होता है, आंतरिक अशांति। दूसरा है प्रधानमंत्री की सलाह के पश्चात ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो इसका डी आंसर ठीक है। पहला क्यों गलत है कि आंतरिक अशांति को 44वें संविधान संशोधन द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 1978 द्वारा इसको हटा के सशस्त्र विद्रोह इसके स्थान पर रख दिया गया था, इस वजह से ये गलत है, यहाँ सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए गलत हो गया है, आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। दूसरा है प्रधानमंत्री की सलाह पे नहीं है, ये संसद की सलाह पे, संसद अगर दोनों सदनों में उसको पारित कर देते हैं और लिखित रूप से, या तो संसद नहीं है तो मंत्रिपरिषद जो है लिखित रूप से अगर राष्ट्रपति को दे देती है कि आपातकाल की घोषणा करिए, तो राष्ट्रपति आपातकाल लगा देगा। ठीक है, तो रिटर्न देना पड़ेगा, प्रस्ताव देना पड़ेगा कैबिनेट को, राष्ट्रपति को, तभी ये लागू होगा, इसलिए प्रधानमंत्री की सलाह पे नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है। तो डी इसीलिए गलत है, दोनों न तो एक सही है न तो दो सही है, तो डी ऑप्शन ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस संस्था निकाय का अध्यक्ष नहीं होता है बताना है हमको। तो राष्ट्रीय एकता परिषद का भारत प्रेसिडेंट होता है PM, ठीक है। राष्ट्रीय जल संसाधन नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल का भी PM होता है, नीति आयोग का भी PM होता है, भारतीय गुणवत्ता परिषद का PM नहीं होता, ये गलत है, तो इसका डी आंसर सही है। तो भारतीय गुणवत्ता परिषद के जो चेयरमैन होते हैं उसको प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं। प्राइम मिनिस्टर जिसको नियुक्त करते हैं वही अध्यक्ष बन जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपता है, तो लोकसभा को नहीं, भारत के उपराष्ट्रपति को हाँ, मुख्य न्यायाधीश को भी नहीं, प्रधानमंत्री को भी नहीं, तो इसका बी आंसर ठीक है। 15वां क्वेश्चन है तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षण करने के लिए लोकसभा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पेश किया जाता है। तो स्थगन प्रस्ताव है,
निंदा प्रस्ताव है, कटौती प्रस्ताव है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो स्थगन प्रस्ताव होता है, ये इसका सही है, स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, तो अब 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसको पूछता है 15 नंबर का क्वेश्चन जो है। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में सही है? तो संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का कार्यकाल निश्चित नहीं है, तो ये बात ठीक है। दूसरा है, भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण कराता है, तो ये बात भी सही है। तो दोनों ही कथन सही है, इसके सही बताना भी था हमको, तो सी आंसर इसका सही है। कहीं कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समितियों पर विचार करिए और उन्हें क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहला है अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, GVK राव समिति। तो अगर आप एक साल में अगर 4 एग्जाम देते हैं तो 1 या 2 एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। इस कमेटी के किसी न किसी इंडिविजुअल पूछ ले या पूरा मिलान करवा दे या इनके प्रावधान पूछ ले, पूछता जरूर है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, 2 नंबर का होगा पहले। तो 2 नंबर सबसे पहले किस में है? तो A में है और C में है, तो ये तो गलत हो गया, ये दोनों नहीं बनेंगे। ठीक है, दूसरे पे अशोक मेहता थी, दूसरे पे ये थे अशोक मेहता, ये पहला होगा। तो अशोक मेहता किस में है? दूसरे पे, तो इसमें है पहले पे, तो दोनों में ही है। फिर आगे भी जानना पड़ेगा हमको। अब सिंघवी बने थे कि GVK राव बने थे, इसके बारे में आपको अध्ययन होना पड़ेगा। तो जो LM सिंघवी समिति थी वो बनी थी 1986 में, और GVK राव थी 1985 में बनी थी। तो पहले GVK राव होंगे, तो C इसका आंसर ठीक होगा, C उत्तर इसका होगा। तो लिख देता हूँ मैं इनका डेट जो है। सबसे पहले जो है हमारे 1957 में इनका बना था, 1 मिनट याद रखिएगा, 1957, 1986, 1985 और 1977, याद रखिएगा, इसको इम्पॉर्टेंट है। मिलान C इसका आंसर ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन भी ये लग रहा है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संसद के दोनों सदनों की साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है? कौन सा प्रावधान है ऐसा? तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक है। संसद में कार्य साधक संख्या, तो ये भी ठीक है। और अगला है राजभाषा के प्रयोग, तो ये भी ठीक है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, तो इसको भी साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। तो चारों ठीक है इसमें। तो ऑप्शन में कौन है? चारों कहाँ? बी है, तो बी ऑप्शन ठीक है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में सही है, पूछ रहा है। अगर 1919 अधिनियम नहीं आ रहा है तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, एक दूसरा नाम क्या है जो वहाँ के वायसराय और सचिव था, उसके नाम पे था मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार था ये। तो पहला है इसमें, इस अधिनियम के तहत लंदन में भारत के उच्च आयुक्त का एक नया पद सृजित किया गया, तो ये बात तो ठीक है। दूसरा है, इसने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के विचारात्मक कार्यों का विस्तार किया, तो सही हमको बताना है, तो ये सही नहीं है, इसका सिर्फ एक ही सही है, तो केवल एक सही है, बी आंसर इसका ठीक है। तो जो इसने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के विचारात्मक कार्यों का विस्तार किया, तो ये 1909 में था, 1919 में नहीं है, ये मार्ले मिंटो सुधार में था ये, इसी वजह से गलत हो गया। ठीक है, 20वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा लोक सेवा आयोग के सदस्य के निलंबन से संबंधित है? तो आर्टिकल 317, आर्टिकल 318, आर्टिकल 319, आर्टिकल 320। तो निलंबन से जो संबंधित है वो 317 है, तो ए इसका आंसर सही होगा। 317 में निलंबन का प्रावधान है लोक सेवा आयोग के सदस्यों का। चलते हैं हम 21 नंबर के क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा स्टॉकहोम अभिसमय के संदर्भ में सही है, हमको बताना है। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन में
क्या है? तो पहला है, यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक वैश्विक संधि है। तो क्या ऐसा ही है? नहीं, गैस उत्सर्जन के लिए नहीं है। दूसरा, भारत ने वर्ष 2006 में इसे अनुमोदित किया था, तो ये तो ठीक है। तो किसके लिए है स्टॉकहोम कन्वेंशन? तो याद रखिएगा, स्टॉकहोम कन्वेंशन जो पीओपीज़ के लिए है, जिसका नाम था परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, तो उसके लिए था ये। तो इस वजह से गलत है एक वाला, ये पीओपीज़ याद रखिएगा, पीओपीज़ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के लिए था ये। तो पीओपीज़ के जो उदाहरण है, जैसे आप डीडीटी पढ़े होंगे, जो डीडीटी था, और क्लोरडेन है, और इस तरह की जो दवाइयाँ थी मच्छर मारने वाली, इस तरह की दवाइयाँ जो थी, और कीटनाशक जो थे, जो कि जल्दी इन्वायरमेंट से समाप्त नहीं होते हैं और वो जानवरों की बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में एक्यूमुलेट होते रहते हैं, उस तरह के जो हैं, जो उस तरह के पॉल्यूटेंट हैं, उनके लिए कहते हैं। वो नेचुरली भी मिलते हैं और उसको मैन मेड द्वारा भी बनाया जाता है, तो उसके लिए था स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो ठीक है, पीओपीज़ याद रखिएगा। तो दूसरा सही है, भारत ने 2006 में इसको अनुमोदित किया था, तो इसका केवल 2 सही है, सी आंसर इसका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 22 नंबर का क्वेश्चन देख। तो 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ई अपशिष्ट प्रदूषक और स्रोत कौन सुमेलित नहीं है, बताना है। तो लेड जो है ग्लास पैनल से, ये ठीक है। कैडमियम जो है इंफ्रारेड डिटेक्टर से कैडमियम निकलता है, ये भी बात सही है। पारा जो है थर्मोस्टेट से निकलता है, तो ये भी ठीक है। बेरियम जो है मदरबोर्ड में नहीं मिलता है बेरियम, तो ये गलत है, डी इसका। बेरियम जो है मदरबोर्ड में नहीं मिलता है। बेरियम हमको मिलता है, बेरियम जो है सीआरटी में मिलता था। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब जो आता था, तो पहले टीवी ऊबी में लगता था, जो बड़ी बड़ी टीवी बनती थी, टीवी, उसमें इसका बनता सीआरटी लगता था उसमें। तो बेरियम वहाँ यूज होता था, इसलिए डी इसका गलत है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसीय प्रदूषकों में कौन सा क्षोभ मंडल में पाया जाता है? तो गैसीय प्रदूषक को कौन सा जो क्षोभ मंडल में पाया जाता है? तो ओजोन है, हाइड्रोकार्बन्स है, सल्फर के ऑक्साइड हैं, हाइड्रोसल्फाइड है। तो कौन सा है बताइए, कूट्स में बताना है इसके। तो ओजोन तो हमको क्षोभ मंडल में मिलता है, ठीक है, O3। हाइड्रोकार्बन में मिलते हैं, तेल जलता है हमारा, जो भी हम तेल और ऑयल यूज कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल, उस सब में निकलता है। सल्फर के ऑक्साइड भी तेल से ही निकलते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड में मिलता है, तो चारों मिलते हैं, तो डी आंसर इसका ठीक है। सारे प्रदूषक क्षोभ मंडल में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, पवित्र उपवन है और राज्य को मिलाना है। तो 24 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य है और पवित्र उपवन दिया हुआ है। तो गोवा, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र। सरना, देवराई, देवगुड़ी, साराकाऊ। तो आप झारखंड का सरना सुने होंगे, सरना धर्म चलाना चाहते हैं, जो जहाँ पे पेड़ पौधों की पूजा करते हैं वो लोग, तो बी का पहला हो जाएगा। तो बी का पहला देखिए, पहले में है, सी वाले में, डी वाले में है, तो ये वाला कट गया अपने से। अब जो है आगे मिलान करिए, जो महाराष्ट्र में क्या है होता है, गोवा में क्या है बताइए। तो गोवा में जो है देवराई है, तो 2 हो गया। तो 2 किस में है, तो ये भी ख़त्म हो गया, 2 ए वाले में बचा और डी वाले में बचा। केरला में इसको सारा केवू कहते हैं, तो 4 हो गया केरला का, 4 यहाँ पे हो गया। सी का चौथा हो गया, सी का तीसरा, तो ये गलत हो गया, इसका डी आंसर सही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। गोवा में इसको देवराई कहते हैं, झारखंड में इसको सरना कहते हैं, केरल में इसको सारा काऊ कहते हैं, महाराष्ट्र में इसको देवगुड़ी भी कहते हैं, और देवगुड़ी महाराष्ट्र में कहते हैं, और देवराई जो है गोवा में है। तो ठीक है, इसको याद रखिएगा, डी आंसर इसका सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार पूछ रहा है, 2-3 टेस्ट में मैं इसको लगवाया हूँ, 2-3 टेस्टों में इसको पूछा है, तो शायद ये बहुत इंपॉर्टेंट हो, तभी बार बार हर पेपर में इसको डाल रहे हैं क्वेश्चन को। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 25 नंबर के। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा ट्रैफिक के संदर्भ में सही है? तो ट्रैफिक एक पर्यावरण संबंधी एक कोई संधि है या एक संस्था है जो जैव विविधता के लिए काम करती है। तो पहला क्या इसका दे रहा है, पहला इसका दे रहा है कि यह जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास हेतु वन्य जीवों के व्यापार की निगरानी करती है ट्रैफिक।
तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम यूके में है, तो ये भी ठीक है, ट्रैफिक हेडक्वार्टर वहीं है। तो सही कौन सा है पूछ रहा है ये, तो सही इसका दोनों है, तो ए इसका आंसर होगा, दोनों ही ठीक है। तो पूछता है कभी कि जो ट्रैफिक है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, ये इसका मिलान करता है। तो WWF वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है उसके लिए वो है, प्लस IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का, ये दोनों की संयुक्त प्रोग्राम है ट्रैफिक, तो इम्पोर्टेंट है ये। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1976 में, 1976 में इस्टेब्लिश हुआ था ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 26 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछता है इसको। तो CPCB के बारे में पूछ रहा है। तो जल प्रदूषण के रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण अधिनियम उपकर 1977, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977। तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका ए आंसर सही है कि वाटर एक्ट जो है 1974 का, उसके द्वारा इसका प्रावधान किया गया है, उसी के अंदर इसका गठन किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये CACB का, CACB। ठीक है, ए आंसर सही है इसका। 27 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हिमालय याक के बारे में पूछा है। हिमालय याक के बारे में सही है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से हिमालयी याक के संदर्भ में सही है। तो पहला है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई द्वारा इसे खाद्य उत्पादक पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है, तो पहला ठीक है। दूसरा है, याक बोवाइन आदिम प्रजातियों के पशुओं से संबंधित है, तो ये भी ठीक है, दोनों ही सही है इसका, तो ए इसका आंसर ठीक होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 28, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। PCS का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का पूछता है, माउंट दे देता है एक तरह से और मिलान कराता है। ये विश्व वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, विश्व भूगोल का अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन मिलान कराता है वो UPPCS और RORO में। तो पहला है, माउंट किनाबालू, एलबुर्ज, एकांकागुआ, कालीमंजारो, तो कौन कहाँ से रिलेशन में है बताइए इसको। तो माउंट किनाबाटू जो है कहाँ पे है, तो माउंट किनाबालू जो है मलेशिया में है, तो एक का दूसरा हो गया मलेशिया। इलबुर्ज जो कहाँ पे है, इलबुर्ज जो है ईरान में है, इलबुर्ज ईरान में है, तो बी का चौथा हो गया। एकांकागुआ जो है अर्जेंटीना में है, इंपॉर्टेंट है, एकांकागुआ पूछता है, अल्बुर्ज भी पूछता है, चारों ही इंपॉर्टेंट है, बार बार घुमा फिरा के पूछ लेता है, या इंडिविजुअल सिंगल क्वेश्चन के रूप में पूछ लेगा कि एकांकागुआ कहाँ पे है। तो अर्जेंटीना है, तो एक हो गया। और तंजानिया में कौन से है, तो कालीमंजारो है तंजानिया में, 3 हो गया ये। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 ए वाला इसका आंसर सही है, 2 4 1 3, तो ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, कहीं मिले तो जरूर उसको लगाइए और उसको याद करिए। अगला क्वेश्चन 29 नंबर का है, निम्नलिखित युगों में से कोयला क्षेत्र और भारतीय राज्य को सुमेलित नहीं है बताना है। तो कोयला क्षेत्र रंजीत घाटी सिक्किम, ललमटिया झारखंड, कर्णपुरा तेलंगाना, रामपुर हिमगिर उड़ीसा में। तो कौन सही सुमेलित नहीं है, तो रंजीत घाटी सिक्किम में, ये बात ठीक है। और ललमटिया जो है झारखंड में, ये भी बात ठीक है। कर्णपुरा तेलंगाना में नहीं है, ये गलत है। रामपुर हिमगिर जो है उड़ीसा में, ये बात सही है। तो कर्णपुरा है कहाँ ये, तो ये भी झारखंड में है, भी याद रखिएगा, झारखंड में है। तो इस तरह के हम कोयले क्षेत्र हमको याद करने पड़ेंगे। तो हमारे बुक में कोई भी आप बुक पढ़ते हो, बाणी की हो या कोई ऑथेंटिक बुक रखें आप स्टैंडर्ड क्वालिटी की, तो उसमें भी क्षेत्र दिए होते हैं, तो इनको आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे रंजीत वैली सिक्किम में है, तंदूर जो तेलंगाना में है, और वरोरा जो है महाराष्ट्र में है, लाल मियाँ जो झारखंड में है, फिर उसके बाद में झिलमिली छत्तीसगढ़ में है, कारापुरा जो है झारखंड में है, रामपुर हिमगिरी अभी देखे हैं,
ये वहाँ पे है। सोहागपुर, सोहागपुर ही पूछता है तो महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह से आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो 29वां का सी आंसर सही था। तेलंगाना वाला करणपुर जो है तेलंगाना में, झारखंड में है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से लक्षद्वीप के संदर्भ में सही हमको बताना है। तो पहला है, लक्षद्वीप में उपस्थित सभी द्वीप प्रवाल से बने हुए हैं। दूसरा है, अमीन दीवी इसका सबसे दक्षिणी द्वीप है। तो लक्षद्वीप में उपस्थित सभी द्वीप प्रवाल से बने हुए हैं, तो ये बिल्कुल सही है। अमीन दीवी इसका सबसे दक्षिणी द्वीप है। अमीन दीवी इसका सबसे दक्षिणी द्वीप है, ये बात सही है। तो ये भी बात करेक्ट है इसका। तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं, तो सी इसका आंसर है, सी सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। 31 नंबर का पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मरुस्थल के संबंध में सत्य है। तो यह अरावली के पश्चिम छोर पर स्थित है। सत्य बताना है हमको, कौन सा एक ही सत्य है, कौन सा सत्य है इसमें। तो ये बात सही है कि पश्चिमी छोर में है। इस क्षेत्र में 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। तो ये भी बात सही है, 150 से कम वर्षा होती है। लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र लंबी नदी है। लंबी नदी पूछा, नदी नहीं पूछा, लंबी नदी पूछा है। तो ये बात भी ठीक है। तो उपयुक्त में सभी इसका सही आंसर है, डी इसका आंसर सही है। तो 32 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि सोन नदी किस राज्य से होकर नहीं बहती है। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो किस राज्य से नहीं बहती है ये। तो झारखंड से नहीं बहती है, डी सही है। सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, बिहार में जाने से पहले थोड़ा छत्तीसगढ़ से मिल लेती है। तो झारखंड में नहीं बहती, इसका डी आंसर ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है, झील को राज्य से मिलान करना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन पूछे, जब मिलान वाला क्वेश्चन आ जाए तो समझ लीजिए यूपी पीछे से आर के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। तो बेम्बनाड लेक जो है केरल में है, सभी जानते हैं, 2 इसका आंसर होगा। चिल्का लेक उड़ीसा में है, सभी जानते हैं इसको, तो 1 हो जाएगा। इंदिरा सागर महाराष्ट्र में कि मध्य प्रदेश में, शिवाजी महाराष्ट्र में कि मध्य प्रदेश में, इसी में कन्फ्यूजन हो गया है। तो पहले 2 और 1 देख लेते हैं किसमें है। 2, 1, तो बस 2, 1 तो 1 में ही है। तो ये तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। अब शिवाजी सागर और इंदिरा सागर को देखते हैं कौन किस में। तो शिवाजी कहाँ गए थे, तो महाराष्ट्र के थे, तो महाराष्ट्र को अब मार सकते हैं। तो शिवाजी 4 हो गया, अब इसका 3 हो गया। तो 2, 1, 4, 3, डी इसका आंसर सही है। तो झील को भी पूछता है बार बार, तो झील कुछ देख लीजिए। तो बेम्बनाड केरल में समझ लीजिए, चिल्का भी उड़ीसा में भी जान गए, शिवाजी सागर महाराष्ट्र में भी समझ गए, इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में भी जान गए, पोंगोंग लेक जो है लद्दाख में है, ये भी समझ लीजिए, पुलिकट जो है आंध्र प्रदेश में है, और सरदार सरोवर जो है गुजरात में है, नागार्जुन सागर जो है तेलंगाना में है, लोकटक मणिपुर में है, उलर झील जो है जम्मू कश्मीर में है। तो इंपॉर्टेंट लेक इस तरह से आप जान लीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 34 नंबर का क्वेश्चन। तो 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा या कौन सी गंगा नदी की बाईं ओर से मिलती है। बाईं ओर से सहायक नदी नहीं है पूछता है। बाईं ओर से मतलब कि मध्य प्रदेश की तरफ से, तो कौन सी नहीं है पूछ रहा है वो। तो गंडक है, गोमती है, सोन है, घाघरा है। तो कौन जो है नदी बाईं ओर से नहीं मिलती है। तो कौन ऐसी है जो बाईं ओर से, बाईं ओर का मतलब हो गया बायां और दायां। तो बाईं ओर मतलब कि उत्तर दिशा से नहीं आती है। तो गंडक उत्तर दिशा से आती है, जो गोमती है वो भी उत्तर दिशा से आती है, घाघरा भी उत्तर दिशा से, सोन जो है उत्तर दिशा से नहीं आती है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, सोन नदी, जो कि दक्षिण से जाके मिलती है गंगा से। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं, 35 नंबर का। निम्नलिखित कथनों में से जीडीपी अपस्फीति, जीडीपी डिफ्लेटर के संदर्भ में कौन सा सही है। जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में पूछ रहा है ये। तो पहला इसका ऑप्शन है कि यह वस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित टोकरी पर आधारित होता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर ये नहीं, गलत है ये। दूसरा है, इसका उपयोग मुद्रास्फीति के माप के रूप में किया जाता है। दूसरा ठीक है। तो केवल 2 सही है इसका, तो ए आंसर इसका ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए। तो जो सकल घरेलू अपस्फीति होती है उसको जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। यह किसी अर्थव्यवस्था में जीडीपी पर मुद्रास्फीति के प्रभाव का संकेतक होता है। और जीडीपी डिफ्लेटर का जो फार्मूला होता है वो होता है नाम मात्र की जीडीपी बटे में
रियल जीडीपी, नॉमिनल रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी वर्तमान वर्ष में कितना वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ वो, और बटे में रियल जीडीपी, रियल मतलब किसी बेस ईयर से उसको कैलकुलेट करेंगे रियल जीडीपी। तो उसी का जो अनुपात होता है उसी को हम कहते हैं। तो ये किसी अर्थव्यवस्था में जीडीपी के मुद्रास्फीति के प्रभाव को मापती है जीडीपी डिफ्लेटर, ये बात सही है। और जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से कहीं अच्छा मुद्रास्फीति का मापक है ये। तो जब जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में आप समझ गए होंगे, नॉमिनल जीडीपी अपन रियल जीडीपी इसका फॉर्मूला होता है, और जो किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में जो बदलाव आया है उसको ये मापता है जीडीपी डिफ्लेटर, कि मुद्रास्फीति में बढ़ी हुई, वृद्धि हुई, कमी हुई। अगर जीडीपी डिफ्लेटर जो है ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि एक से ज़्यादा अगर जीडीपी डिफ्लेटर आ रहा है तो समझ लीजिए कि मुद्रास्फीति बढ़ी है। अगर एक से कम आ रहा है, लेस देन 1 है, तो समझ लीजिए मुद्रास्फीति में कमी आई है। ठीक है, अगर जीडीपी डिफ्लेटर 1 आता है तो ये समझ लीजिए कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज़्यादा बदलाव किसी चीज़ में हुआ नहीं है। महंगाई में, महंगाई एक समान चली आ रही है। जैसे नॉमिनल हो गया, नॉमिनल वर्तमान का अगर 10 है, अब पिछले साल का अगर 9 रहा था, तो 1 से ज़्यादा हो गया तो महंगाई हमारी बढ़ी है, क्योंकि 10 से ऊपर नीचे 9 है। तो इसी तरीके से हम कह रहे हैं कि 1 से अगर बड़ा होता है, 1 से अगर बड़ा होगा तो समझ लीजिए महंगाई बढ़ी है। तो काफ़ी ज़्यादा हो गया इस जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला 36 नंबर का क्वेश्चन जो है उसके बारे में देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संकेतक हैं। तो बाल मृत्यु दर, विद्यालय में उपस्थिति, स्वच्छता, रोजगार। तो वैश्विक जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है इसके मुख्यतः 3 इंडिकेटर हैं। पहला क्या है? पहला हेल्थ है, दूसरा जो है एजुकेशन है, शिक्षा है, और तीसरा जो है लिविंग स्टैंडर्ड है, कितना स्टैंडर्ड से रह रहा हो, लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अब हेल्थ में आता है, अब हेल्थ वाले में 2 आता है। एक आता है न्यूट्रिशन, पोषण, इसका पोषण आता है। दूसरा आता है चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो बाल मृत्यु दर दिया हो तो पहला इसमें आएगा, बाल मृत्यु दर जो दिया है आएगा। एजुकेशन में क्या है कि ईयर ऑफ स्कूलिंग, तो विद्यालय में उपस्थिति ये भी आएगा। और दूसरा है स्कूलिंग अटेंडेंस, तो कि दूसरा अटेंडेंस वाला है, और तीसरा स्कूलिंग है, तो अटेंडेंस वाला ये है तो दूसरा आएगा इसमें, ये वाला अटेंडेंस वाला है। तीसरा है स्वच्छता, तो जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें कुकिंग फ्यूल आता है, सैनिटेशन आता है, ड्रिंकिंग वाटर आता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, हाउसिंग आता है, और एसेट आता है। तो उसमें स्वच्छता आ जाएगा। ठीक है ये, बट ये बात है इसमें रोजगार की बात नहीं होती, तो रोजगार नहीं आएगा। तो 1, 2, 3 इसका सही है, तो बी वाला ऑप्शन ठीक होगा इसका। तो पोषण आता है, बाल मृत्यु दर आता है, विद्यालय में उपस्थिति आती है, स्वच्छता आता है, और कुकिंग फ्यूल कैसा ईंधन से खाना बन रहा है वो आता है, और पानी कैसा पी रहे हैं लोग, विद्युत आ रही है कि नहीं आ रही है, हाउसिंग कैसी है उनकी, और उनके पास एसेट कितना है, ये सब आता है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। 3 मेजर हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, लिविंग स्टैंडर्ड है। हेल्थ में पोषण है और बाल मृत्यु दर है। एजुकेशन में है स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और स्कूल जा भी रहा है तो कितना उपस्थित रह रहा है, अटेंडेंस कितनी है, ये है। और लिविंग स्टैंडर्ड में आता है कुकिंग है, सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, हाउसिंग है, एसेट है। इतना है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पे की गई थी। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी सिफारिश पे की गई थी बताइए। 37 नंबर क्वेश्चन। तो रंगराजन आयोग, सरकारिया आयोग, राजा चलैया आयोग, पीके मोहंती समिति। तो रंगराजन आयोग जो है इन्हीं की सिफारिश पे की गई थी 2005 में। 38 नंबर का क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका वीडियो हम 5 मिनट का बना देंगे आपको, या 10 मिनट का, इसको हम अपलोड करेंगे अपने चैनल पे। तो इसके बारे में एसटीजी गोल जो हैं सारे उसके बारे में, क्योंकि पीसीएस आरओआर में इसको मिलान कराता है, तो इंपॉर्टेंट है ये। तो बताइए आप कि इस एसडीजी गोल जो है 5, एसडीजी 6, एसडीजी 7, एसडीजी 8 में क्या क्या है तो बताना है। तो 5वें में क्या है बताइए आप। तो 5वां में है जेंडर इक्वलिटी, तो 3 हो गया इसका, लैंगिक समानता। और 6वें में है क्लीन वाटर, 6वें में पानी है, समझिए, तो स्वच्छ पानी 4 हो गया।
SDG 7 जो है सातवें में क्या है? सातवें में अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है, तो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा है, तो एक हो गया। SDG 8 में क्या है? उपयुक्त कार्य और आर्थिक विकास, तो ये हो गया 2। तो 3 4 1 2 इसका ऑप्शन होगा। 3 4 1 2 इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिए किसी तरीके से। 3 4 1 2, 3 4 1 2 इसमें है। 3 4 1 2 बी वाला आंसर ठीक है इसका। 3 4 1 2 बी आंसर ठीक है इसका। 39 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना की किसके द्वारा शुरू की गई थी? गांधीवादी योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? इसके पहले भी एक टेस्ट में हमने इसको बताया है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि श्री नारायण अग्रवाल, MN रॉय, NR सरकार, घनश्याम दास बिरला। तो श्री नारायण अग्रवाल ने इसको चालू किया था, ये इसका आंसर सही है, गांधीयन प्लान। तो 39 नंबर क्वेश्चन जो था गांधीयन प्लान जो है श्री नारायण, ये इसका सही आंसर था। MN रॉय का जो प्लान था क्या था? तो पीपुल प्लान था इनका, पीपुल्स प्लान, पीपुल्स प्लान था इनका, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और एक और था सर्वोदय प्लान। सर्वोदय प्लान जो था जयप्रकाश नारायण का था, इसमें कोई नहीं है। सर्वोदय जो था, सर्वोदय प्लान जो था जयप्रकाश नारायण का था, ये भी पूछ सकता है, जयप्रकाश नारायण, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल पे कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, फोर्थ पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी वही जो थी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, हैरोल्ड डोमर मॉडल प्रथम वाली ही आधारित थी, जो कृषि पे बेस्ड थी, कृषि अर्थव्यवस्था पे बेस्ड थी। हमारी पहली पंचवर्षीय योजना अग्रेनियन सेक्टर था इसमें। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है, विस्तारित निधि सुविधा कार्यक्रम, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम रिलेटेड टू। तो यूपीएससी में पूछा था इसको एक बार, पीसीएस में पूछ सकता है, तो किसके द्वारा है विस्तारित निधि सुविधा कार्यक्रम? विश्व बैंक द्वारा है या एशियाई डेवलपमेंट बैंक द्वारा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का है, ये सी इसका आंसर सही है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 42 नंबर का क्वेश्चन। तो 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित कथन में से कौन से मुद्रा बाजार के संदर्भ में सही है? तो मुद्रा बाजार के बारे में पूछ रहा है, तो मनी मार्केट के बारे में पूछ रहा है। तो शीघ्रावधि द्रव को हिंदी में, इंग्लिश में कॉल मनी कहते हैं। इतना भयंकर लिख दिया, शीघ्रावधि द्रव्य, क्या लिखा है? कॉल मनी। बाजार में धनराशि आमतौर पर 15 दिन के लिए उधार ली जाती है अथवा जुटाई जाती है। दूसरा है नोटिस मनी। मार्केट को अंतर बैंक मुद्रा बाजार के रूप में भी जाना जाता है। तो पहला गलत है, 15 दिन नहीं है। दूसरा ठीक है, नोटिस मनी को अंतर मुद्रा बाजार के रूप में जाना जाता है। दूसरा ठीक है, इसका डी आंसर सही होगा 42वां का। जो कॉल मनी होती है वो भी इंटर बैंक मनी होती है, और 15 दिन नहीं, 1 दिन के लिए उधार ली जाती है, तो 1 दिन होगा इसमें, इसीलिए गलत है। अगला 43 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मुद्रा बाजार के विभिन्न लिखतों के संबंध में सही है? इंग्लिश पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स का और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो क्वेश्चन है, तो इंग्लिश भी एक बार पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी मार्केट? तो मनी मार्केट का डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताना है। तो मनी मार्केट हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो पहला पूछ रहे हैं कि ट्रेजरी बिल प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए वचन पत्र हैं। तो ट्रेजरी बिल क्या भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है? बताइए। तो सही है, पूछा तो पहला सही है। वाणिज्यिक बैंक की परिपक्वता अवधि 15 दिन से 365 दिन तक होती है। वाणिज्यिक पत्रों की, कॉमर्शियल जो पेपर होते हैं उनकी परिपक्वता, मैच्योरिटी अवधि 15 दिन से 365 दिन की हो सकती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि जमा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में पूछ रहा है।
तो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मुद्रा बाजार के आरक्षित पारक्रम में बेचनीय लिखित हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर द अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, तो ये ठीक है, यूपीएससी में पूछा था इसको। तो इसका तीनों ही सही हैं, तो डी वाला इसका ऑप्शन सही है, उपरोक्त में सभी सही है। इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार इंग्लिश में देख के इसको समझ लीजिएगा, तीनों ही सही है इसके। कि ट्रेजरी बिल आर द प्रोमिसरी नोट्स इशू बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ द कमर्शियल पेपर कैन बी 15 डेज टू 365 डे, भी ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर द अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ एबव आर करेक्ट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 44 नंबर का, उसके बारे में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है यूपीएससी का, एकदम फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है यूपीएससी का। पीसीएस भी अब उसको कॉपी करता है, तो हो सकता है इसको पूछ ले, तो इसके बारे में समझ लीजिए। पहला है मौद्रिक नीति का संचालन करना, तो ठीक है, पहला तो रिजर्व बैंक का कार्य है। विदेशी मुद्रा भंडारण का प्रबंधन और संरक्षण करना, तो ये भी इसका कार्य है। नई मुद्रा जारी करना, तो ये भी ठीक है। बाह्य ऋण प्रबंधन करना, तो एक्सटर्नल डेप्ट मैनेजमेंट जो है आरबीआई का कार्य नहीं है, तो चौथा गलत है इसका। तो 1, 2, 3 इसका सही है, बी आंसर इसका ठीक है। तो जो एक्सटर्नल डेप्ट मैनेजमेंट करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर इसको करता है, तो याद रखिएगा ये एक्सटर्नल डेप्ट मैनेजमेंट यूनिट ही एक अलग से है, विभाग ही है इकोनॉमिक अफेयर का, वो सब मैनेज करता है, इसमें नहीं आता। तो रिजर्व बैंक के कार्य जो हैं फंक्शन ऑफ आरबीआई, तो उसमें यही है कि मॉनेटरी पॉलिसी देखना, नई करेंसी को जारी करना, रेगुलेट करना और सुपरवाइज करना फाइनेंशियल सिस्टम को। बैंक जैसे कि बैंक के लिए बैंक का कार्य करना, जो बैंक है हमारे देश में से एसबीआई है, यूनियन बैंक है, ये सब सारे जितने बैंक हैं उनके बैंक के रूप में वो कार्य करना, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं बैंक टू द बैंक एंड लेंडिंग ऑफ लास्ट रिजोर्ट के रूप में काम करता है। मैनेजर एंड कस्टोडियन ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व भी है। रेगुलेटिंग पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में भी करता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट के लिए भी कार्य करता है। कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट, जो लोन दिया जाता है उसको कंट्रोल करता है ये। तो काफ़ी कार्य हैं इसके। तो आरबीआई जो बना था वो 1 अप्रैल 1935 को अंडर आरबीआई बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर में बना था ये। और जो रेगुलेट करता है प्राइवेट बैंकों को वो 1949 का एक नियम है, उसी के अनुसार करता है। ठीक है, आरबीआई के लिए इतना काफ़ी है, अब ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। तो पीसीएस इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है। तो 1988, 1982, 1996, 1995, तो 1988 में की गई थी, ये आंसर ठीक है इसका। तो नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना 1988 में की गई थी, 9 जुलाई को। ठीक है, अब चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो चेयरमैन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, तो आरबीआई गवर्नर नहीं, केंद्रीय वित्त मंत्री, हाँ यही होता है, प्रधानमंत्री नहीं होते, मुख्य आर्थिक सलाहकार भी नहीं होते। तो बी आंसर इसका सही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, FSDC। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच अंतर को क्या कहते हैं। तो फिजिकल डेफिसिट और ब्याज भुगतान मतलब इंटरेस्ट पेमेंट, तो क्या कहते हैं, राजस्व घाटा कहते हैं, नहीं, प्राथमिक घाटा कहते हैं, या प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो पहला तो इसका नहीं होगा, तो इसको प्राथमिक घाटा कहते हैं। तो प्राथमिक घाटा क्या होता है कि राजकोषीय घाटे में से जब हम ब्याज भुगतान जो होता है, जो हर साल हम जो लोन लिए हैं विदेशों से उनका ब्याज जो भुगतान करते हैं, तो उसको जब घटा देते हैं तो प्राथमिक घाटा निकलता है, तो उसी को कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट को हम कहते हैं फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। और इफेक्टिव राजस्व घाटा क्या कहते हैं, इफेक्टिव राजस्व घाटा होता है वो होता है कि राजस्व घाटा माइनस जो हम स्टेट को दिए रहते हैं, अनुदान दिए रहते हैं, जिससे वो किसी कैपिटल को फॉर्मेशन करता है, जैसे सड़क रोड बना लेता है, तो उसको घटा लेते हैं, तो प्रभावी राजस्व घाटा निकल आता है। तो राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच अंतर को हम प्राथमिक घाटा कहते हैं। बी आंसर इसका ठीक है, प्राथमिक घाटा याद रखिएगा। बाकी जो प्रभावी राजस्व घाटा है उसमें रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट
फॉर द क्रिएशन ऑफ द कैपिटल एसेट, तो उसको समझ लीजिएगा, प्रभावी राजस्व घाटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में थोक कीमत सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आसान क्वेश्चन इसको पूछता है कि जो WPI है, WPI किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं। और दूसरा क्या है, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, तो जो आप ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर तो यही जारी करता है, बी आंसर इसका ठीक है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, तो बी आंसर 48वां का। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाते घटक नहीं है, तो कैपिटल अकाउंट का कौन सा घटक नहीं है, विदेश से ऋण प्राप्त करना, तो ठीक है, और विदेश मुद्रा भंडार में परिवर्तन, विदेशी निवेश और ट्रेड इन सर्विस, सेवाओं का जो व्यापार होता है यही उसका घटक नहीं है, तो डी इसका आंसर होगा 49वें का। बाकी विदेश से ऋण प्राप्त करते हैं तो वो कैपिटल मार्केट में आता है, विदेश मुद्रा भंडार में जो परिवर्तन करते हैं वो भी कैपिटल मार्केट में आता है, और विदेशी निवेश जो होता है मतलब वो भी कैपिटल मार्केट में आता है। सेवाओं का व्यापार जो है कैपिटल में नहीं आता, वो रेवेन्यू अकाउंट में आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 50वें नंबर के। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव है, तो मनी करेंसी डीवैल्यूएशन, करेंसी को जानबूझ के सस्ता करना, जैसे कि $1 करेंसी डिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि पहले मान लीजिए 2023 में अगर $1 में आपको $1 20 मिल रहा था, तो 2024 में हमने करेंसी को डिवैल्यूएट कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि $1 अब हमको ₹25 में मिल रहा है। तो कोई भी व्यापारी जो आएगा विदेश से $1 लेके, पहले वो ₹20 का ही सामान खरीद पाता, और 2024 में आएगा तो वो ₹25 में, यानी ₹5 अधिक का सामान वो खरीद लेगा। तो वही पूछ रहा है तो क्या होता है इससे, तो ये आयात बढ़ सकता है हमारा, मतलब निर्यात बढ़ सकता है मनी डिवैल्यूएशन से, क्योंकि ज़्यादा खरीद के लेके जा सकता है वो, तो आयात हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, पहला आयात सस्ता हो जाना, तो पहला ही ठीक है, आयात सस्ता हो जाता है। उपभोग में विविधता, अधिक विदेशी अस्तियों के स्वामित्व की स्वतंत्रता, और अधिक विदेशी अस्तियों के स्वामित्व की स्वतंत्रता, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, तो निम्नलिखित में से मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव क्या हो सकता है, तो आयात सस्ता नहीं होगा, आयात हमारा महंगा हो जाएगा, निर्यात हमारा ज़्यादा हो जाएगा, आयात हमारा सस्ता हो जाएगा। आयात हमारा सस्ता नहीं होगा, महंगा हो जाएगा, क्योंकि पहले हम $20 दे के $1 खरीद लेते थे। यहाँ पे देखिए 2023 में $20 हमने दिया और $1 खरीद लिया। अब हम $25 दे के $1 लेंगे, तो विदेश में हम जाएंगे पैसा लेके, फिर वहाँ पे हम पैसे को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, तभी तो हम व्यापार करेंगे वहाँ पे। अमेरिका गए, हमको 3-4 जोड़ी जूता लेना है, तो क्या हम उसको रुपये में देकर जूता ले लेंगे, हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2023 में अगर हम गए होते तो $20 का हमको $1 मिल जाता, मगर अब हम 2024 में जाएंगे तो $20 का हमको $25 का $1 मिलेगा, तो आयात हमारा जो होगा महंगा हो गया। सस्ता कहा तो ये बात गलत है। उपभोग में विविधता, तो जब हम डिवैल्यूएट कर देंगे अपनी मनी को तो उपभोग में विविधता नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अधिक विदेशी अस्तियों के स्वामित्व की स्वतंत्रता, तो कैन होल्ड मोर फॉरेन एसेट, तो फॉरेन एसेट कैसे अब ज़्यादा होल्ड कर पाएंगे, जब सस्ता हो जाएगा हमारा पैसा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेके वो करके क्या कहते हैं कि सामान लेके बाहर भाग जाएंगे। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, तो ये हो जाएगी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति हो सकती है, तो इसका डी आंसर सही होगा 50वें का, कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति हो जाएगी। कैसे होगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जैसे डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी व्यापारी अगर आके सामान खरीदने लगेंगे तो मांग अब ऑटोमेटिक किसी भी सामान की बढ़ जाएगी, तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, यही सही है। 51 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से प्रभावी विनिमय दरों के संदर्भ में सही हैं, तो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के बारे में बताना है कि कौन से सही हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहला है सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का संकेतक है, तो नीर जो है, नीर के बारे में पूछ रहा है। नीर जो है वो इंडिकेटर है किसी भी इंटरनेशनल, मतलब कि संकेतक प्रभावी मुद्रा दर, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का संकेतक है, तो ये बात सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रत्येक अर्थव्यवस्थाओं के भुगतान
संतुलन का आकलन के लिए रीर मॉडल का उपयोग करता है, तो ये भी ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया था, सब गोला हो गया था चारों तरफ, अंधेरा, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या है इसमें। तो मोटा मोटी यूपीएससी में उतना डिटेल में नहीं पूछेगा, तो इसको समझ लीजिए, दोनों ही इसका सही है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 20 का आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक का सदस्य नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, चीन, भारत। भारत ही नहीं है, ये तक खुद खुद के क्वेश्चन पूछा, भारत ही नहीं है उसमें, भारत इसका सदस्य नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो अगर सही लगता हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहें तो, आपके ऊपर है। 53 नंबर का क्वेश्चन है, निर्धनता आकलन से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो निर्धनता आकलन के लिए 4-5 कमेटी बनी थी, उसके बारे में हमको बताना है कि कौन सबसे पहले बनी थी और कौन सबसे बाद में बनी थी। सबसे बाद में बनने वाली कमेटी के बारे में आपको थोड़ा भी पता होगा तो रंगराजन समिति थी, जो 2012 में बनी थी। थोड़ा सा भी इकोनॉमिक्स आप पढ़े होंगे डिटेल में तो समझ जाएंगे रंगराजन समिति। और सबसे पहली बनी थी कौन थी, तो इसके बारे में आप समझे हो कि अलग बनी थी, अलग कमेटी 1979 में बन गई थी, वो अलग कमेटी बनी थी। और उसके बाद लकड़ा वाला बनी थी, तो सॉरी अलग को लकड़ा वाला भी लिख दिया हमने। तो सबसे पहले रंगराजन 2012, फिर अलग जो कमेटी बनी थी वो 1979 में बनी थी। तेंदुलकर बनी थी 2000 में, 2000 के कुछ 2009 में शायद बनी थी तेंदुलकर, 2009 में बनी थी। लकड़ा वाला जो बनी थी 1993 में बनी थी। ठीक है, तो याद रखिए, पूछता है तो रंगराजन नहीं है, इसको इसके बारे में समझेंगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे लास्ट में रंगराजन होगा, तो सबसे लास्ट में 4 होगा, तो देखते हैं सबसे लास्ट में 4 होगा। तो रंगराजन सबसे लास्ट में 4, तो ये 1-2 में से कोई होगा। रंगराजन के बाद में तेंदुलकर होगा, 3 दोनों में दिया हुआ, दोनों ही होगा। फिर अलग दूसरा होगा, जो पहले पे दूसरा होगा, पहले पे दूसरा होगा, तो ए इसका आंसर होगा 93 का ए। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले अलग है, अलग याद रखिएगा 1979, लकड़ा वाला 1993 और तेंदुलकर 2009, रंगराजन 2012। याद रखिएगा, इसको पूछता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इकोनॉमी मेरा फेवरेट है, इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग जा रहा है, इसमें भावना में बह जा रहा हूँ मैं। 54 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के संदर्भ में सही है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में कौन सा सही है बताना है। 54 नंबर का क्वेश्चन है। तो यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है, तो सीपीआई जारी किया था, सही बात है। दूसरा, मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, मौद्रिक नीति समिति जो है, मुद्रास्फीति नियंत्रण करने के लिए सीपीआई के डेटा का यूज करती है, तो दोनों सही है। पहला भी सही, दूसरा भी सही, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, दोनों ही सही है, क्योंकि जो भी हमारी मौद्रिक नीति समिति है वो सीपीआई का डेटा यूज करती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 55 नंबर का, प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ एक ज्ञापन MOU हस्ताक्षर किए हैं? तो IIT मुंबई, IIT कानपुर, IIT प्रयागराज, IIT प्रयागराज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो IIT कानपुर के साथ किए हैं, 20 का आंसर है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर का, निम्नलिखित में से किससे हाल ही में भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो पहला है डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह, दूसरा है किंजमेटिया कार्बेट, ये नाम है कि दवाई का नाम है, किंजमेटिया कार्बेट नाम है भैया, किसी का याद करिए इसको भी। डॉक्टर शोभा गस्ती और कमल कुंभार, तो ठीक है, ये इसका सही ऑप्शन है। डॉक्टर पूना खेत्रपाल सिंह को भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड का अवार्ड मिला है। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ICICI बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया है, डी आंसर सही है इसका। याद रखिएगा, नारी शक्ति सेविंग अकाउंट जारी किया गया है। 18 से अधिक उम्र के से ज़्यादा की लड़कियां या औरतें इसमें जमा कर सकती हैं, एक अकाउंट खोल सकती हैं अपना। ठीक है, 58 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर का क्वेश्चन है, 58 नंबर का, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जल में आर्सेनिक धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी विकसित किया है?
तो आईआईटी इंदौर है, आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी मद्रास है और आईआईटी मद्रास आईआईटी दिल्ली है। तो आईआईटी मद्रास इसका ऐसी ऑप्शन है। अमृत प्रौद्योगिकी है, आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए पानी से। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर का, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2023 में होटल और रिजॉर्ट के लिए एक नई स्टार वर्गीकरण प्रणाली शुरू की है? तो बिहार है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। तो उत्तर प्रदेश ने शुरू की है, सी इसका आंसर सही होगा। दिसंबर 2023 के में स्वर वेद मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? प्रयागराज में नहीं, अम्बेडकर में नहीं, देवरिया में नहीं, वाराणसी में स्वर वेद मंदिर का उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 60वें नंबर का। 61 नंबर पे चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI में भारत की रैंकिंग क्या है? प्रथम है, चतुर्थ है, पंचम है, षष्ठ है? तो डी है, छठवीं है, छठवां है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर का। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2023 के लिए शांति निशस्त्रीकरण किसे है? किस वर्ष नहीं है, किसे है? किसे 2023 का शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया? डैनियल बारेन बोइम, अली अबू अब्बास, बगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, श्री योहेश सासाकावा। तो किसको दिया गया है बताइए? तो दिया गया है अली अबू अब्बास को दिया गया है और डेनियल बारेन बोई को दिया गया है। दोनों को ज्वाइंट दिया गया है, इस बार का ज्वाइंट अवार्ड दिया गया है। तो 1 और 2 सही है इसका, तो बी इसका आंसर होगा कि डेनियल बारेन बोई, अली अबू अब्बास दोनों को दिया गया है। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्रैडन हॉल समूह ग्रुप के प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता 2023 में रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसको तेल और प्राकृतिक गैस निगम, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। तो डी है इसका, राष्ट्रीय NTPC को दिया गया, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को दिया गया है। 64 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे छठें रविंद्र टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुदीप सेन, शोभना कुमार, सुकृता पाल कुमार और राज कमल झा। तो सी इसका आंसर सही है, सुकृता पाल कुमार को दिया गया है। 65 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर का है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को पाट मित्रों मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो 65वां का कौन सा लॉन्च किया है? तो उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय। तो वस्त्र मंत्रालय ने किया है, डी आंसर सही है इसका। 66वां है, जंतु कोशिका के घटक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है बताना है? तो जंतु कोशिका के बारे में बताना है हमको, सही बताना है वो भी। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्रिया भी कहते हैं, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, राइबोसोम को कहा जाता है। दूसरा है, रिक्तिकाएँ या वैक्यूल्स अंतःकोशिकीय दबाव बनाए रखती हैं। तो अंतःकोशिकीय दबाव बनाए रखती हैं, तो ये भी ठीक है, पहला भी ठीक है। सही पूछा तो दोनों ही सही है, तो ए इसका आंसर होगा। जो वैक्यूल्स हैं वो प्रेशर बनाए रहती हैं इंटरनली, ठीक है। अगला क्वेश्चन 67 नंबर का। 67 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन थैलोफाइट से संबंधित नहीं है, पूछा है। तो स्पाइरोगाइरा, चरा, यूलोथ्रिक्स, मांस, तो कौन से संबंधित नहीं है? तो इस ऑप्शन में जो मांस है वो नहीं है, तो डी इसका सही ऑप्शन होगा। बाकी सब थैलोफाइटा हैं, स्पाइरोगाइरा, चरा और यूलोथ्रिक्स जो हैं वो थैलोफाइट्स हैं, बाकी मांस नहीं है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में जटिल अस्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अस्थायी ऊतकों के बारे में बताना, जटिल अस्थायी ऊतक जो है उनके बारे में बताना है। जो फ्लोएम है, जल से तनों और पत्तियों तक पानी का संचारण करता है, तो ये गलत है। दूसरा है
कि जाइलम पौधों के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। दूसरी सी वाला है कि जाइलम भोजन को पत्तियों से जड़ों और तनों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है, तो ये भी गलत है, क्योंकि जो फ्लोएम होता है ये फूड लेके जाता है, फूड वाला काम करता है, और जो जाइलम होता है पानी लेके जाता है, पानी लवण का लेके जाता आता है। तो ठीक है, तो ए और सी इसका गलत है। तो 68 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कौन सा सही है 68 का। तो 68 का डी है जो सही नहीं है बताना। तो ए और सी सही नहीं है, बी इसका सही है कि जाइलम पौधों के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। तो डी इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, 69 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो एपीनेफ्रिन, साइटोकिनिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन तो नहीं है, इंसुलिन भी नहीं है, साइटोकाइनिन के बारे में बताइए किसका है ये। तो यही जो है पादप हार्मोन है, तो बी इसका सही आंसर है। एपीनेफ्रिन भी नहीं है, तो बी आंसर है इसका। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मानव अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अग्नाशय स्रावित करता है, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ये अमाशय स्रावित करता है, यही बात सही है। बाकी ये सल्फ्यूरिक जलना है क्या, नाइट्रिक एसिड नहीं, लैक्टिक एसिड भी नहीं। तो ए इसका उत्तर होगा 70 का। जो ह्यूमन का जो पेट होता है, अमाशय को पेट भी कहते हैं, तो वो जो है HCl रिलीज करता है। चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन है कि मानव रक्त परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो पहला है धमनियाँ शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक लेके जाती हैं। तो हमने बताया था धमनियों वाले एक वीडियो बताया था आपको, उसमें टेस्ट में समझाया था कि धमनियाँ और कोशिकाएँ, धमनियाँ कैसे, शिराएँ कैसे काम करती हैं। अब कितना इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछता है। तो धमनियाँ शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक लेके जाती हैं, तो ये गलत है। सही पूछा है हमसे, तो पहला गलत है। तो इसमें उल्टा होता है, जो धमनियाँ होती हैं वो हृदय से ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है उसको शरीर के वेरियस बॉडी पार्ट तक लेके जाती हैं, तो इसीलिए ये गलत है। पहला धमनियाँ जो होती हैं वो हृदय से पूरे बॉडी में रक्त लेके जाती हैं, ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है उसको लेके जाती हैं हृदय से दूर, तो धमनियाँ होती हैं। कोशिकाएँ क्या होती हैं, तो नहीं, केसी ये धमनियाँ क्या होती हैं और शिराएँ क्या होती हैं। तो कैपिलरी फ्रॉम द नेटवर्क बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स, तो जो दूसरा है ये ठीक है। जो केशिकाएँ धमनियाँ और शिराओं के बीच एक नेटवर्क बनाती हैं, तो ठीक है। जो केशिकाएँ हैं वो धमनियाँ और शिराओं के बीच में एक नेटवर्क बनाती हैं, तो इसका डी आंसर सही है। बी केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला किस लिए गलत है, पहला इसलिए गलत है कि धमनियाँ जो होती हैं शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त हृदय से लेके जाती हैं। इसमें लिखा है कि विभिन्न अंगों से रक्त हृदय तक लेके जाती है, नहीं, हृदय से विभिन्न अंगों तक लेके जाती हैं, ऊपर से नीचे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। तो लाल रक्त कोशिकाओं को, प्लाज्मा को, प्लेटलेट्स को, श्वेत रक्त कणिकाओं को। तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, तो सी इसका आंसर सही है, प्लेटलेट्स को कहा जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। रीढ़ की हड्डी, न्यूरॉन्स, सिनेप्स, उपरोक्त में से सभी। तो 73 में क्वेश्चन है उपरोक्त में सभी जो हैं, रीढ़ की हड्डी भी नर्वस सिस्टम का भाग है, न्यूरॉन्स भी भाग हैं, सिनेप्स भी भाग हैं, तो डी आंसर इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है मानव आँख में वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है कॉर्निया पर, रेटिना पर, रक्तक पर और सिलियरी बॉडी पर। तो आँखों पर कहाँ बनता है, तो रेटिना पे बनता है, बी इसका आंसर सही है। मानव आँखों पर वस्तुओं का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पे बनता है, बी आंसर इसका सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो मूत्रवाहिनी, नेफ्रॉन, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। तो क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, बी आंसर इसका सही है 75 का, नेफ्रॉन कहते हैं। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, हिस्ट्री का क्वेश्चन शुरू हो गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब पूछ रहा है कि संबंध पूछ रहा है कि किस सन में से किस सन तक कौन सा साम्राज्य चला था। तो खिलजी वंश, गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश। जो तुगलक वंश था सबसे पहले वही था, तुगलक वंश, तो गुलाम वंश सबसे पहले था, तो 1206 से 1290। इसके बाद कौन सा वंश आया था,
तो इसको गुलाम वंश स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। फिर उसके बाद में खिलजी वंश आया था इनके बाद में। तो खिलजी कब से चला था? 1290 से 1320 तक। 1290 से 1320। तो गुलाम वंश का कितना हो गया? दूसरा का पहला हो गया। 1290 से 1220 कौन है? खिलजी वंश है, तो ये चौथा हो गया। और लोधी वंश कितना है? 1451 से 1526। 1451 से तीसरा हो गया लोधी। दूसरा क्या है? 1320 से 1414। तो बना है तुगलक वंश जो बचा है। 1320 से 1414 है, तुगलक हो गया। तुगलक कितने में है? तो दूसरा हो गया। तो 4132 4132 4132 4132। तो बी आंसर इसका सही है। तो इसको एक बार याद कर लीजिएगा कैसे है। तो खिलजी वंश को लिख देता हूँ। खिलजी वंश जो है 1290 से, बहुत छोटा काल था इसका, 1320, 30 साल का पूरा खिलजी समाप्त हो गया। गुलाम वंश जो है 1206 से 1290। लोधी वंश जो है, लोधी वंश कितने था? तो 1451 से 1526। तुगलक वंश कब से था? 1320 से 1414। तो 80 90 94 साल तो चला था ये। तो इस तरह से पूछता है कभी सबसे लंबा काल किसका था, किसका छोटा काल किसका था। तो ये याद रखिए पहले, ये जो है मिलान करा देता है कभी कभी। का क्रम भी पूछता है कि सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था। तो गुलाम वंश आया था। गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश आया था। खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश आया था। तुगलक वंश के बाद लोधी आया था। बीच में सैयद भी आए थे। तो 1414 के मतलब तुगलक के बाद सैयद वंश आया था, फिर लोधी आया था। तो 1414 से 1451 तक लोधी वंश सैयद वंश था। सैयद वंश था। सैयद वंश 1414 से 1450 तक या 51 तक मान लीजिए सैयद वंश था। ये भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पहले 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए, उन्हें कालानुक्रम क्रम से व्यवस्थित करना है। तो जालंधर का युद्ध, कीली का युद्ध, अमरोहा का युद्ध, रावी का युद्ध। तो युद्ध को भी मिलान कराता है। तो इस तरह का ही पूछता है जो कि बहुत ज़्यादा सामने सामने युद्ध नहीं आते उनको मिलाता है। देखिए अब इसमें से लगभग अब एक आध युद्ध का नाम सुने होंगे नहीं तो सुने भी नहीं होंगे। तो इस तरह का कभी कभी मिला देता है। तो 77 में बताइए कौन सा है। तो युद्ध जो है खिलजी का युद्ध है सारा ये। तो खिलजी का युद्ध है। जालंधर का युद्ध 1298 में लड़ा था खिलजी का युद्ध। कीली का युद्ध 1299 में लड़ा था वो। अमरोहा का युद्ध जो लड़ा था वो 305 में लड़ा था। और 1306 में लड़ा था रावी का युद्ध। तो अलाउद्दीन खिलजी बेटा ले लड़ा था मंगोलों से मुगल कह रहे हैं, मंगोलों से लड़ा था ये। तो मंगोल युद्ध है उसका। तो अलाउद्दीन खिलजी वन द बैटल अगेंस्ट द मुगल्स इन द बैटल ऑफ जालंधर में। तो जो जीता था जालंधर में जीत गया था वो मुगलों से। किली में जीत गया था, अमरोहा में, रावी में। तो 1 2 3 4 इसका तो एक लाइन से पहले से क्रम में है। तो 1 2 3 4 किसमें है? 1 2 3 4 डी वाला सही है ऑप्शन इसका। तो याद रखिएगा। अब बता रहा है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इब्राहिम लोधी था कि सिकंदर लोधी था। पानीपत का युद्ध जो बाबर लड़ा था वो कौन था? तो सबसे लास्ट में इब्राहिम लोधी था। डी इसका आंसर सही है। तो 78 का डी होगा। सबसे अंतिम लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। पूछा चौसा का युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था चौसा का युद्ध? तो चौसा का युद्ध 1539, 1540, 1526, 1527। तो 1539 में लड़ा गया था चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में था। याद रखिएगा, पूछता ये भी, शेर शाह और हुमायूं के बीच में। ठीक है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर का है कि विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए, उन्हें काला क्रम के अनुसार से लगाना है हमको। तो हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय प्रथम। तो ये 1 2 3 4 हमको लग रहा है वैसे लगा ही है ये। तो 80 का नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हरिहर प्रथम था।
सबसे पहले हरिहर प्रथम था, फिर से बुक्का प्रथम था, फिर देवराय था, फिर कृष्ण देवराय था। तो बी इसका आंसर सही है। सन था इनका, जैसे हरिहर प्रथम का सन था 1336 से 1356। बुक्का का था 1356 से 1377। फिर हरिहर का था, देवराय का था, हरिहर द्वितीय आ गया था। तो हरिहर द्वितीय के बारे में, देवराय द्वितीय कब आया था? देवराय द्वितीय 1426 में आया था, 1426 से 1446 में। और कृष्ण देवराय सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 1509 से 1529 में आए थे। तो ठीक है, तो 1 2 3 4 इसका बी आंसर सही है। 81 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के द्वारा धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है। तो अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किस प्रमुख अभिलेख में है? प्रमुख शिला अभिलेख में कौन सा है? तो शिला अभिलेख 3 है, शिला अभिलेख 4 है, 5 है और शिला अभिलेख 6 भी है। तो शिला अभिलेख 5 में उसने बताया है, जो मेजर रॉक 5 है उसमें बताया गया है। सी इसका आंसर सही है। क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन है कि हरिसेन निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक का दरबारी था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त। तो समुद्रगुप्त के दरबारी थे हरिसेन, बी इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन 83 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से ऊपर वाले का जो था समुद्रगुप्त था, बी आंसर ठीक था इसका। 83 नंबर क्वेश्चन है, कथन और कारण के बारे में बताया है, बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है पूछा है। तो चंदावर की लड़ाई ने गंगा घाटी में तुर्की शासन की नींव रखी। दूसरा है, कारण पूछ रहा है, चंदावर की लड़ाई जीतने के बाद मोहम्मद गोरी कन्नौज और बनारस की ओर बढ़ा। तो दोनों सही है, चंदावर की लड़ाई में सही है भी, चंदावर के जीतने के बाद में मोहम्मद गोरी कन्नौज और बनारस की ओर आगे बढ़ा, तो ये भी सही है। और व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए वो तुर्की शासन की नींव पड़ गई थी चंदावर के युद्ध में। तो इसका सी ऑप्शन सही है। 1 और 2 दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। अब पूछता है चंदावर का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो चंदावर का युद्ध था, मोहम्मद गोरी था और जयचंद था। तो सी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे, कहाँ के? मैसूर के, हैदराबाद के, त्रावणकोर के, मद्रास के। तो त्रावणकोर के थे, सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित 85 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा षडंग शब्द से संबंधित है? तो षडंगा क्या है? नृत्य है, चित्रकारी है, कठपुतली है, मिट्टी के बर्तन है। तो षडंग क्या है? षडंग है चित्रकारी है। तो कभी पूछे षडंग क्या है तो चित्रकारी है, इसको ध्यान रखिएगा, बी आंसर इसका सही है। एलिफेंटा की गुफाएं थीं, तो बौद्ध स्थल की, शैव साइट की, बौद्ध वैष्णव स्थल, ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों हैं, बौद्ध भी हैं और शैव भी हैं। तो ए और बी दोनों इसमें सही है, बौद्ध की गुफाएं जो हैं दोनों हैं। अगला क्वेश्चन है 1837 के प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत आयोजित किया गया था। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बंगाल, असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में बहुमत मिला। तो पहला तो ठीक है इसका कि 35 के प्रावधानों के तहत आयोजन हुआ था इसका। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बंगाल, असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में बहुमत नहीं मिला था। यहाँ जहाँ बहुमत नहीं मिला था वहीं दिया है ये। तो दूसरा गलत है इसका, सही हमको बताना है, तो केवल एक सही है इसका, ए आंसर ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 88 नंबर का क्वेश्चन है। 88 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संगठन और संस्थापक के सही सुमेलित नहीं है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो हिंद एसोसिएशन, सोहन सिंह बखाना, इंडियन हाउस श्यामजी वर्मा, ये तो ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी, पेरिस इंडियन सोसाइटी मैडम भीकाजी कामा। तो इसका हिंदू एसोसिएशन जो है ये बखाना जी ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, यही सही सुमेलित नहीं है। पेरिस इंडियन सोसाइटी मैडम भीकाजी कामा, ये भी ठीक है। तो जो इंडियन नेशनल आर्मी थी ये सोहन सिंह थे इसके, मोहन सिंह, सोहन नहीं मोहन सिंह थे, मोहन सिंह इसके मेन सूत्रधारक थे, सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। तो सी आंसर इसका सही है,
सुभाष चंद्र बोस ने जो संस्था बनाई थी उसका नाम क्या था? तो आज़ाद हिंद फौज था उसका नाम। ठीक है, तो इसका सी आंसर सही है। तो समझ लीजिए, और भी पढ़ देता हूँ, सुन लीजिए, बोल देता हूँ। तो हिंदू एसोसिएशन सोहम सिंह बखाना, इंडियन हाउस श्यामाजी कृष्ण वर्मा, भारतीय राष्ट्रीय सेना जो है मोहन सिंह, पेरिस इंडियन सोसाइटी मैडम बीकाजी कामा। ठीक है, और जो ग्रुप थे इंपॉर्टेंट उसमें इंडियन इंडिपेंडेंट लीग थी, वो तारक नाथ दास की थी, और गदर पार्टी थी लाला हरदयाल की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 89 नंबर का। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश किसान सभा से संबंधित नहीं था, पूछ रहा है। तो गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, राजकुमार शुक्ल, मदन मोहन मालवीय। तो गौरी शंकर मिश्रा थे, इंद्र नारायण द्विवेदी भी थे, राजकुमार शुक्ल नहीं थे, और डी मदन मोहन मालवीय भी थे। राजकुमार शुक्ल जो थे वो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे, चंपारण से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है कि भारत स्त्री मंडल की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? नागपुर में, पुणे में, इलाहाबाद में, सूरत में। तो ये इलाहाबाद में पहली बैठक हुई थी, तो सी इसका आंसर सही है, इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है जो 91 नंबर का क्वेश्चन है कि कांग्रेस अधिवेशन है और उसके अध्यक्ष को मिलान करना है। तो इलाहाबाद प्रयागराज में कौन थे, लखनऊ में कौन थे, बनारस में कौन थे, कानपुर में कौन थे? तो कानपुर का याद होगा सरोजनी नायडू, तो 4 हो गया इसका। लखनऊ में थे, लखनऊ अधिवेशन जब हुआ था तो कौन थे इसमें? इलाहाबाद में कौन थे? तो डी का चौथा किस में है? तो ए में है और सी में है। तो प्रयागराज में जब हुआ था तो जॉर्ज यूले था इसका, और इसमें दिया ही नहीं जॉर्ज यूले। और जो दूसरा बार अधिवेशन हुआ था तो बनर्जी थे, यार हम रमेश चंद्र दत्त थे। जो दूसरा होगा तो रमेश चंद्र दत्त थे, तो 2 हो गया इसका, रमेश चंद्र दत्त थे लखनऊ अधिवेशन का। लखनऊ का रमेश चंद्र दत्त थे भाई, इलाहाबाद के नहीं थे। तो डी का जो है चौथा हो गया तो सही है, और लखनऊ का रमेश चंद्र दत्त थे दूसरा हो गया। इलाहाबाद का गोपाल कृष्ण गोखले थे क्या? चलिए अगला देखते हैं, बनारस का कौन था? बनारस का गोपाल कृष्ण गोखले थे बनारस के, तो एक ये हो गया। तो बचा इलाहाबाद में बचे कौन? सर विलियम बेडरवन, तो 1 हो गया, सॉरी एक का क्या हो गया, 3 हो गया। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4, इसका ए आंसर सही है, 3 2 1 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। फराजी विद्रोह शुरू हुआ था कहाँ पे? पंजाब में नहीं हुआ था फराजी, बिहार में भी नहीं हुआ था, आंध्र प्रदेश में नहीं हुआ था, तो पश्चिम बंगाल में हुआ था। सी आंसर सही है, फराजी विद्रोह जो हुआ था वो पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो ये 93 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने दर्पण समाचार पत्र शुरू किया था? बाल शास्त्री जम्भेकर, ज्योतिबा फूले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मधुसूदन रॉय। तो ये भी नहीं, तीनों नहीं थे इसमें, पहला था बाल शास्त्री जम्भेकर थे, तो ए आंसर सही है 93 का। 94 का मद्रास महाजन की सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1865, 1884, 1878, 1852। तो 1884 में इसका जो स्थापना मद्रास महाजनपद की हुई थी, और तो वीर राघवाचारी ने स्थापना की थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। बी सुब्रमण्यम अय्यर भी थे इसमें, तो कई लोग थे, तो बी राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर मेन है इसमें। 95 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये भी यूपीएससी में पूछा क्वेश्चन था, ये पूछा देशेर कथा किसने लिखी है? 95 का देशेर कथा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो सखाराम गणेश देउस्कर, बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, एम.एन. रॉय। तो इसका पहला है, सखाराम गणेश देवकर ने लिखी थी, देउस्कर ने लिखी थी। 95 का पहला सही है। अगले क्वेश्चन में 96 नंबर का क्वेश्चन है, शिमला प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान ने, शौकत अली ने, अब्दुल गफ्फार खान ने। तो आगा खान ने किया था,
बी आंसर ठीक है इसका, आगा खान ने नेतृत्व किया था। पूछता है कि शिमला शिष्टमंडल कब गया था, तो ये गया था 1906 में। इसके बाद ही मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। 97 क्वेश्चन है, मद्रास की संधि का संबंध था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से, द्वितीय आंग्ल मैसूर से, तृतीय आंग्ल मैसूर से, चौथा आंग्ल मैसूर से। तो प्रथम आंग्ल मैसूर से इसका संबंध था। ये इसका सही है कि जब फर्स्ट एंग्लो वार हुआ था तो उसमें था मद्रास की संधि। ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन का गठन किया था। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था, तो बी राघवाचारी नहीं, के.टी. तेलंग ये भी नहीं किए थे, वारन हेस्टिंग नहीं किया था, दादा बनर्जी ने किए थे। सी इसका आंसर है। दादा बनर्जी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। और कहाँ की थी ये, तो लंदन में की थी। ये भी बात समझ लीजिए, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी ताकि वहाँ के लोगों को भारत के बारे में जानकारी मिले। इसके लिए यहाँ से पत्रिका भी वो लोग जारी करते थे। अब 99 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की जिसमें गर्मपंथियों को पुनः शामिल किया गया। तो मोतीलाल नेहरू, अंबिका चरण मजूमदार, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास। तो बी है, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो हुआ था तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। तो अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था भारत शासन अधिनियम 1919 में नहीं था। भारत परिषद अधिनियम 1909 में, इसमें भी नहीं था। भारत सरकार अधिनियम 1935 इसी में था, एक संघ बनाने की जो कल्पना की गई थी, मगर बना नहीं था। और इसमें भी नहीं था, 1947 में भी नहीं था। 101 का है कि वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का यूज किया जाता है। तो अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण। तो उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, इसका सी आंसर सही है, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। 102 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रव्यात्मकों पर विचार कीजिए और उन्हें अपवर्तनांक के बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। तो अपवर्तनांक के बढ़ता क्रम जो है, सबसे अधिक जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक का बढ़ता क्रम पूछ रहा है, तो सबसे कम अपवर्तनांक है नमक का। बढ़ते क्रम में पूछा, सबसे पहले नमक होगा, फिर उसके बाद रूबी में आता है, मणिज्ञ में दूसरा, फिर नीलम में तीसरा है, फिर चौथा हीरा में है। तो 1, 2, 3, 4 सबसे अधिक हीरा में आता है, तो बी इसका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 103 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन ए और कारण दिया हुआ है, उसको बताना है। तो ए अभिकथन दिया है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को पक्षमाभी पेशियों द्वारा समायोजित किया जा सकता है। द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन बी एडजस्ट बाई सिलियरी मसल्स। ठीक है। दूसरा है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता पक्षाभी पेशियों के संकुचन या शिथिलन के साथ बढ़ती है। तो कौन सा कथन इसमें सही है, ये बताना है हमको। तो इसी शिथिलन के साथ बढ़ती है तभी तो समायोजित होता है, एडजस्ट होता है। तो पहला भी ठीक है इसका, और दूसरा भी सही है, और पहला एक स्पष्टीकरण भी है, तो इसका डी आंसर सही होगा। डी आंसर सही है इसका, दोनों कथन सही है और एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना तारों के टिमटिमाने के कारण बनती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है बार बार। तो रिफ्लेक्शन नहीं है, डिफ्रैक्शन भी नहीं है, अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन है, इसका ऑप्शन सी है। इसको भी हमने पढ़ाया है एक टेस्ट में। अगर पिछले टेस्ट आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चन लगभग रिपीटेड हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो पिछला अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है टेस्ट सीरीज़ की, जाकर उसमें आप देख सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें पढ़ाए गए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 105 नंबर का, तो 105 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लिटमस विलयन का वास्तविक रंग क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिटमस विलयन का वास्तविक रंग क्या होता है। लाल होता है, नीला होता है, बैगनी होता है, हरा होता है। तो नीले लिटमस को लाल करता है, लाल लिटमस को नीला करता है। याद कर रहा था मैं, ये बता नहीं रहा हूँ, चलो था। तो नीले लिटमस विलयन का वास्तविक रंग क्या होता है। लाल होता है, नीला होता है, बैगनी होता है, हरा होता है। तो बैगनी होता है इसका, सी आंसर ठीक है, बैगनी होता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से कैल्शियम कार्बोनेट का प्रकार है? तो चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, बेकिंग सोडा। तो कौन सा प्रकार है इसके? तो बेकिंग सोडा तो नहीं है। चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर तीनों ही कैल्शियम कार्बोनेट के प्रकार हैं, तो इसका बी आंसर सही होगा। 107 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पद किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता के माप को दर्शाता है? तो पूषांक, पूषांश, पीएच, क्षारीय, ओएच माइनस। तो कौन सा है? तो पीएच होता है। पीएच जितना ही कम होगा उतना ही विलयन हाइड्रोजन आयन से संयुक्त होगा, मतलब कि उतना ही अम्लीय होगा। जितना ज़्यादा होगा उतना क्षारीय होता है। तो 107वें नंबर का क्वेश्चन जो है उसका आंसर बी है, पीएच। 20 ठीक है, पीएच स्केल से पता चलता है कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना ज़्यादा है। अब 108वें नंबर क्वेश्चन 108वें नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सिरका है, टमाटर है, नेंटल का डंक है और खट्टा दूध है। तो सिरका किस में होता है? वो खट्टा दूध का बताइए कौन सा? लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, डी का तो चौथा हो गया, खट्टा दूध का लैक्टिक अम्ल। सिरका में क्या होता है बताइए? विनेगर में क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है विनेगर में, तो पहले का पहला ही हो गया। टमाटर का क्या? टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है कि मेथेनाइक अम्ल होता है? तो टमाटर में क्या होता है? टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। ठीक है, ये 2 हो गया। नेटक डंक में मेथेनाइक अम्ल होता है, तो ये 3 हो गया। तो 1 2 3 4, तो इसका ए आंसर ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको ये भी याद कर लीजिए, पूछता है। तो 1 से 9 नंबर का क्वेश्चन है कि दंत क्षय को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ महत्वपूर्ण हैं? तो कैल्शियम हाइड्रो एक्स एपेटाइट, मैग्नीशियम क्लोराइड, बेंजीन, सोडियम क्लोराइड। तो कौन सा है? तो ए इसका ऑप्शन होगा, कैल्शियम हाइड्रो एक्सी एपेटाइट जो है ये दांतों के क्षरण को रोकता है, तो इसका यूज होता है। ये पदार्थ महत्वपूर्ण है। 110 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड परत बनाती है? तो एनोडीकरण, विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यशद लेपन, गैल्वेनाइजिंग, कोटिंग। तो ये तीनों नहीं है, इसमें एनोडीकरण किया जाता है उसका। तो 110 का ये सही है, एनोडीकरण। इससे क्या होता है? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाती है। ये जो प्रक्रिया है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड परत बनाती है, तो ए इसका आंसर ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन 111 नंबर का क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पहले मधुपुरा कहा जाता था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मधुपुरा किसको कहा जाता था? वाराणसी को, आगरा को, मथुरा को, कानपुर को, किसको कहा जाता था? तो मथुरा को मधुपुरा कहा जाता था। सी आंसर इसका ठीक है। 112 नंबर क्वेश्चन है कि फारसी पुस्तक बहरेज खजवार के लेखक कौन थे? तो याहया बिन सिरहंदी, अहमद यादगार, मीर मोहम्मद मासूम, शेख बेजुहुद्दीन अशरफ लखनौरी। तो कौन थे भाई इसके लेखक इस बुक के? तो डी ऑप्शन सही है इसका, शेख बेजुहुद्दीन अशरफ लखनौरी ने लिखा है इसको। डी आंसर सही है इसका। 113 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 को आयोजित किया गया था? तो भोपाल है, नोएडा है, वाराणसी है, तिरुवनंतपुरम है। तो तिरुवनंतपुरम में किया गया था 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव को आयोजन किया गया था। 114 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रदेश में 13वीं हॉकी इंडियन सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2030 को जीता? किसने जीता है 13वीं हॉकी इंडियन सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप? तो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो पंजाब जीता है, बी आंसर सही है। 115 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विचार करना है। तो यह केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1974 के तहत कार्यरत एक वैधानिक प्राधिकरण है। तो 115 का ये 1974 के तहत बना वैधानिक प्राधिकरण नहीं, ये गलत है पहला। दूसरा है, यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत संचालित होता है, तो ये दूसरा ठीक है इसका। तो केवल सी इसका आंसर सही है। यह सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अंदर ये आता है, के तहत ये कार्य करता है। जो हमारा ये
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, ये काम करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर। 1963 में एक्ट आया था, तो इसी वजह से गलत है। 116 नंबर का क्वेश्चन है, लीडरशिप ग्रुप इंडस्ट्री ट्रांजिशन लीड आईटी 2.0 भारत और किस देश के बीच सहकार्य है? यूनाइटेड किंगडम है, जापान है, स्वीडन है, नॉर्वे है। तो ये स्वीडन के साथ है, सी इसके ऑप्शन से ये स्वीडन के साथ है, इंपॉर्टेंट है लीड आईटी 2.0। 117 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP28 में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP की घोषणा की है? तो कौन किया है ये? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, संयुक्त अरब अमीरात। तो भारत ने किया है इसको, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की घोषणा की है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की घोषणा भारत ने की है, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 118 नंबर क्वेश्चन है कि सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के संबंध में दिसंबर 2023 में आरबीआई ने किसके साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यूरोपीय सेंट्रल बैंक नहीं, बैंक ऑफ अफ्रीका इसके साथ भी नहीं, बैंक ऑफ इंग्लैंड हाँ इसी के साथ किया है, बैंक ऑफ अमेरिका ये भी नहीं है। तो सी इसका आंसर सही है, 118 का सी है, याद रखिएगा। 119 नंबर क्वेश्चन है कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिश कब से शुरू होने वाली है और 5 वर्षों की अवधि पर लागू होगी? तो पहला है 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2027, 1 अप्रैल 2028। तो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाली है, बी आंसर इसका सही है। 120वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था या मंत्रालय ने एम्पलीफाई 2.0 लॉन्च किया है? तो आवासन और शहरी मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नीति आयोग। तो आवासन एवं शहरी मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है, तो ये आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि 121 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था ने नारकोंडम द्वीप के निकट तेल और गैस की खोज की है? तो IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मद्रास। तो IIT कानपुर ने की है, तो बी आंसर सही है इसका। 122 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मिशन इन्वेस्टिगेशन/75 डेज शुरू किया है? तो इन्वेस्टिगेशन एट 75 डे कौन शुरू किया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड। तो बिहार ने शुरू किया है ये आंसर सही है। मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 डे शुरू किया है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस जियो ने किसके सहयोग से भारत GPT लॉन्च किया है? तो भारत GPT किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? 123 नंबर का IIT पटना, IIT भिलाई, IIT मंडी, IIT बॉम्बे। तो IIT बॉम्बे से के सहयोग से लॉन्च किया है। 124 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2023 में भारत की पहली पनडुब्बी आधारित अंडर वाटर पर्यटन सुविधा प्रारंभ की? तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, गोवा। तो अंडर वाटर पर्यटन सुविधा किसने चालू की है? तो गुजरात ने चालू की है, बी आंसर इसका सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन है, अभय हस्तम जो अभय हस्तम कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है। तो तेलंगाना द्वारा चालू किया गया है अभय हस्तम, याद रखिएगा। 126 का है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 का विषय क्या था? तो थीम क्या थी इंडिया स्किल 2024 की? कार्य कौशल और गतिशीलता के भविष्य पर AI का प्रभाव। ठीक है, कार्य के भविष्य का पुनर्निर्माण और पुनर्रचना, कोविड के बाद भारत में प्रतिभा की मांग और आपूर्ति का परिदृश्य, कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडिया इंक इंडिया 75-40 अहेड। तो इसका ए सही है, ए आंसर ठीक है इसका कि कार्य और कौशल की गतिशीलता के लिए भविष्य में AI का प्रभाव। 127 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को यूनेस्को का प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार मिला है? 2023 प्रदान किया गया है, किस हवाई अड्डे को मिला है? तो जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, GMR अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो कंपेगौड़ा को मिला है, सी आंसर इसका सही है। 128 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, कंपेगौड़ा याद रखिएगा। 128 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मेडटेक मित्र ऑनलाइन पोर्टल चालू किया गया है? तो मेडटेक मित्र ऑनलाइन पोर्टल कौन चालू किया है? 128 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो मेडटेक मित्र जो है सी है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। 129 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर से पहली अमृत भारत ट्रेन
को हरी झंडी दिखाई। अमृत भारत ट्रेन किस शहर से दिखाई थी दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री ने? तो सहारनपुर से, नोएडा से, झांसी से, अयोध्या से। कहाँ से दिखाई थी? तो अयोध्या से दिखाई थी, बाकी सब गलत है। अयोध्या सही है, इसका डी आंसर सही है। 130 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा उद्घाटन किया है। कहाँ पे उद्घाटन किया है इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा? तो आगरा में, गोरखपुर में, वाराणसी में, सहारनपुर में। तो कहाँ पे किया है? तो आगरा में किया गया है। ये आंसर इसका ठीक है, आगरा में किया है ऐसा उत्तर प्रदेश ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आगरा ने किया, आगरा में किया है। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित पहलों पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला, कछुआ पुनर्स्थापना योजना, प्रोजेक्ट एलिफेंट, लुप्त प्राय प्रजाति प्रजनन केंद्र, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना। तो कौन सबसे पहले हुई थी, कौन सबसे बाद में हुआ था, ये बताना है हमको। तो सबसे पहले लुप्त प्राय प्रजाति प्रजनन केंद्र को स्थापित किया गया था 1984 में, याद रखिएगा, 1984 में किया गया था। फिर उसके बाद में जब टर्टल ट्री रिहेबिलिटेशन स्कीम जो आई थी 1986 में आई थी, तो 1986 में आई थी। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो आया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था, ठीक है। और जलीय परितंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जो योजना थी, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो 2013 में नई योजना है, ये 2013 में आई थी। तो सबसे पहले क्या है, तीसरा है, फिर से पहला है 3 1 2 4, 3 1 2 4, तो बी आंसर इसका ठीक है, याद रखिएगा। ये जो डेट हमने लिखा है उसको याद रखिएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में है, लखनऊ में है, प्रयागराज में है, या बरेली में है? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बरेली में है ये। तो इसका डी आंसर सही है, बरेली। अगले क्वेश्चन 133 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के संबंध में सत्य नहीं है, बताना है हमको। तो मिर्जापुर विंध्यवासिनी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। रुस्तम खान ने 1625 में मुरादाबाद की स्थापना की, तो ये भी ठीक है। देवी पाटन मंडल का मुख्यालय बहराइच है, ये गलत है। बहराइच नहीं, गोंडा है, ये गोंडा है, इसका जो मंडल है गोंडा है। अगला है डी, झांसी शहर पहुज और बेतवा नदी के बीच स्थित है, तो ये भी सही है। इंपॉर्टेंट है, पहुज और बेतवा नदी, पहुज नदी, और पूछ देगा पहुज नदी कहाँ पे है, तो यूपी में है। तो झांसी पहुज और बेतवा नदी के बीच स्थित है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो सी इसका आंसर रहेगा, यही सही सुमेलित नहीं है। 134 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उत्तर प्रदेश मध्ययुगीन वास्तुशिल्प के संदर्भ में सही है, बताना है। तो पहला, आगरा किले को वर्ष 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित कर लिया गया था, तो ये बात सही है। दूसरा है, महताब बाग का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, तो शाहजहां ने नहीं करवाया था, तो इसका पहला सही है, दूसरा गलत है। तो बी आंसर इसका ठीक है। अब महताब बाग का निर्माण किसने कराया? तो ये महताब बाग का जो निर्माण था वो करवाया था बाबर ने, महताब बाग ने बाबर ने करवाया था, इसीलिए गलत है ये। चलते अगले 135 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित गायकों में से कौन से फतेहपुर सीकरी घराने से संबंधित है? तो केसरी बाई, सैयद खां, मुनीर खातून बेगम, गुलाम रसूल खान। तो कौन सा जो है फतेहपुर सीकरी घराने से संबंधित है? तो केसरी बाई नहीं है, सैयद खान है, मुनीर खातून बेगम ये भी नहीं है, गुलाम रसूल खान ये भी हैं। तो 2 और 4 लोग जो हैं वो फतेहपुर सीकरी घराने से संबंधित है, तो सी आंसर इसका ठीक है, ये यही है। ध्रुपद ख्याल गायकी ये लोग आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्रुपद ख्याल। 136 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई थी उत्तर प्रदेश में। तो 1925 में हुई थी, 1940 में हुई थी, 1950 में, 1976 में। तो 1976 में हुई थी, इसका डी आंसर सही है। हिंदी संस्थान की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी, इंपॉर्टेंट है ये। 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यश भारती पुरस्कार के संदर्भ में सही है, तो बताना है। तो इसकी शुरुआत 1994 में की हो गई थी, तो ये बात सही है, 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी यश भारती की, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है यश भारती अवार्ड, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का।
और दूसरा है यह केवल साहित्य और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो नहीं, यह लिटरेचर, साहित्य, सोशल वर्क, मेडिसिन, फिल्म, साइंस, जर्नलिस्ट और हैंडीक्राफ्ट और कल्चर सबके लिए दिया जाता है, तो दूसरा गलत है ये। तो केवल एक सही है, इसका बी आंसर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो है, केवल साहित्य के लिए नहीं दिया जाता है, याद रखिएगा, मेडिसिन वगैरह के लिए भी दिया जाता है। तो 138 नंबर का क्वेश्चन है कि 1998 में उत्तर प्रदेश वनिकी योजना किसकी सहायता से शुरू की गई थी। तो ये भी पूछता है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के शुरू की गई थी, वर्ल्ड बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश वानिकी योजना शुरू की गई थी 1998 में। सन पूछता है 1998, याद रखिए, इंपॉर्टेंट सन मिलान करता है। 139 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो वन्य जीव अभयारण्य है और कहाँ पे है उसको मिलाना है। तो बताइए, कछुआ वन्य जीव अभयारण्य, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य, सोहागी बरवा वन्य जीव अभयारण्य। तो टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाराणसी में है, अभी जल्दी बना था ये, तो 2 हो गया। कैमूर जो है मिर्ज़ापुर में के एरिया में है, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, कैमूर पहाड़ियाँ उधर ही हैं, तो 1 हो गया। किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य जो है लखीमपुर खीरी में, इसको याद रखिएगा, 4 हो गया। और सुहागी बरवा वन्य जीव अभयारण्य जो है महाराजगंज में है, तो 3 हो गया। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, सी आंसर ठीक है इसका, 2 1 4 3 ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, मिलान कराता है। अगला है 140 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से नीम कोटेड यूरिया के संदर्भ में सही है। तो नीम कोटिंग नाइट्रिक प्रतिरोध के रूप में कार्य करती है, ये सही बात है। दूसरा है सभी घरेलू उत्पादकों के लिए अनिवार्य है कि वे किसी भी प्रकार के यूरिया का उत्पादन नीम कोटेड यूरिया के रूप में करें, ये भी बात सही है, सबके लिए मैंडेटरी है। दोनों ही कथन सही है इसका, तो कथन इसका दोनों सही किसमें, ए में है। तो एक कथन इसका सही है कि 1 और 2 दोनों ही सही है, या सही पूछा भी है हमसे क्वेश्चन में, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन 141 पे चलते हैं। तो 141 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना की गई थी। तो ICAR की स्थापना कब हुई थी, 1920, 1923, 1925, 1929। तो 1929 में ICAR की स्थापना हुई थी, इंपॉर्टेंट है ये, ICAR की स्थापना 1929 में हुई थी, इसको याद रखिएगा, ये मिलाता है, मिलान करवाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना 1929 में हुई थी, ये आज़ादी से पहले का संस्थान है, याद रखिएगा इसको। 142 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के घटक हैं। तो जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन, वापसा। तो कौन सा है, कौन सा नहीं नेचुरल फार्मिंग के घटक हैं पूछ रहा है। तो जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन का होता है, मल्चिंग जो होता है उसको कहते हैं, तो मल्चिंग है उसमें, तो चारों ही है इसके, तो 2 सब है इसमें, तो चारों हैं, डी आंसर सही है इसका। मल्चिंग भी है उसमें, आच्छादन भी है। 143 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की शीत धारा नहीं है। तो हमने, अगर ये आपको वीडियो सही लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रशांत जो महासागरीय जलधारा को अगर वीडियो आपको देखना चाहते हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपका और ये आप रिवीजन भी करना चाहते हैं आप, तो हमारे चैनल पे ये महासागरीय जलधारा का वीडियो रखा हुआ है, आप उसको जाके प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। एक बार देखेंगे उसके बाद आजीवन नहीं भूलेंगे, याद रखिएगा। तो पूछ रहा है कि प्रशांत महासागर की शीत धारा नहीं है, पूछ रहा है। तो कैलिफोर्निया धारा, ओयासियो धारा, कुरोसियो धारा, पेरुवन धारा। तो जो क्यूरोसियो जलधारा है ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, याद रखिएगा। अगर उसको देख लेंगे आप तो समझ में आ जाएगा। ये ताइवान स्टेट से निकलती है क्यूरोसियो धारा, ताइवान के आगे से बढ़ती जापान की तरफ जाती है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। उसको वीडियो देख लीजिए आप, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 144 नंबर का 144 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल विद्युत परियोजना और राज्य से सही सुमेलित नहीं है, बताना हमको। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो डोयांग जो है नागालैंड में, ये ठीक है। टिहरी उत्तराखंड में सभी को पता है। कामेंग जो है अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी ठीक है। कोटेश्वर मिजोरम में है, तो कोटेश्वर मिजोरम में नहीं, कोटेश्वर उत्तराखंड में है, इम्पोर्टेंट है। तो मिजोरम में कौन सा है, तो मिजोरम में है
टुइराइल हेप जो है मिजोरम में, टुइराइल हेप, TUIRIAL, जो पढ़ना पढ़ लीजिए, HEP, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, HEP तो है। तो ट्यूराइल जो है वो मिजोरम में है, याद रखिएगा। तो डी इसका आंसर, डी इससे सही सुमिलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 145 नंबर क्वेश्चन है। पर्वतीय दर्रा है और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। अगर पर्वतीय दर्रा के बारे में थोड़ा सा भी आपको रिवीजन करना है तो आप मेरी चैनल पे ही वीडियो मैंने डाली है, शॉर्ट में डाला है, आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, तो देख सकते हैं आप मेरे चैनल पे। चलिए 145 नंबर का है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बनिहाल जम्मू कश्मीर, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, भोर घाट जो है महाराष्ट्र में। तो पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, ऊपर देखिए नहीं है, इसको बहुत ज़रूर देखिए कौन सा नहीं है, बताना है आपको। तो जो नाथुला है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो नाथुला कहाँ है? सिक्किम में है, इसको याद रखिए। मैंने इसको याद करने के बारे में बताया, कितना बढ़िया से बताया, इसको एक बार पढ़ लेंगे तो नथुनी के बारे में पढ़ लेंगे तो नाथुला नहीं भूलेगा, सिक्किम में है। सी आंसर सही है इसका। 146 नंबर क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो साइमन कमीशन, इसे वर्ष 2027 में भारत सरकार अधिनियम 1919 की कामकाजी समीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। तो ठीक है ये। दूसरा, इसे द्वैध शासन को समाप्त करने की अनुशंसा की थी। तो हाँ की थी, द्वैध शासन को समाप्त करने की। तो इसने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके कहा था कि इनको स्वायत्ता दीजिए। तो ये कहा था, तो दोनों ही कथन इसका सही है। तो सी आंसर ठीक होगा इसका। चलते हैं 147 नंबर क्वेश्चन पे। 147 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन PCS में पूछता है, तो देख लीजिए, बहुत बढ़िया है ये। तो सबसे पहले चंपारण 1917, अहमदाबाद मिल हुआ था 1918, खेड़ा कब हुआ था? खेड़ा हुआ था 1919 में, खेड़ा 1918 में हुआ था, मगर अहमदाबाद के बाद हुआ था। बरदौली जो हुआ था 1928 में हुआ था। तो सबसे लास्ट में बरदौली है, याद रखिएगा। सबसे लास्ट में बरदौली, 3 सबसे लास्ट में है। 3 सबसे लास्ट में किस में है? तो ये गलत हो गए। तो सबसे पहले चंपारण, तो 4 हो गया सबसे पहले। तो बी इसका आंसर सही है, B 1 2 4। तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक आध नहीं आएगा तब भी सॉल्व हो जाएगा। लास्ट और पहले वाला आपको आता है तो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका B आंसर सही होगा। हड़प्पाई लिपि के बारे में बताना है। हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताना है हमको। तो पहला है कि इसमें चित्रात्मक तथा वर्णमालीय दोनों चिन्ह शामिल हैं। तो ये गलत है, केवल चित्रात्मक है, वर्ण नहीं है इसमें। यह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, तो ये ठीक है, ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, तो ये ठीक है। तो केवल दूसरा वाला सही है, तो सी इसका सही होगा, केवल 2 आंसर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 149 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक प्रशासन में अच्छावाप कौन थे? इंपॉर्टेंट है, अच्छावाप कौन थे? तो अच्छावाप के बारे में कौन थे? तो कर संग्रहकर्ता थे, सारथी थे, लेखाकार थे या संदेशवाहक थे? तो अच्छावाप जो थे ये लेखाकार थे। सी इसका आंसर सही है, इंपॉर्टेंट है, लेखाकार थे ये। 150 नंबर का क्वेश्चन है, सूची 1 को महाजनपद से राजधानी से मिलाना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मिलान करवा लेता है कभी कभी, तो ध्यान से देखिए। तो वत्स जो है, अगर आप इलाहाबाद में रहते हैं तो वत्स इलाहाबाद का क्षेत्र था। तो कौशाम्बी है, तो पहला ही हो गया इसका। अंग जो है चंपा है, ठीक है, दूसरा हो गया इसका। सूरसेन का सुक्तमती है, सूरसेन को जो मथुरा भी कहा जाता था, याद रखिएगा, तो 4 हो गया। चेदी का सुक्तिमती है, तो 3 हो गया इसका। तो 1 2 4 3, तो बी आंसर ठीक है, 1 2 4 3 बी आंसर सही है। तो 150 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। तो इसमें ये लगभग बढ़िया पेपर था, ये PCS के लेवल का पेपर था। तो आप इसको सॉल्व करिए, और जहाँ क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व मत करिए आप भी। जब मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तो उसको रोक दीजिए वीडियो, फिर उसके बाद पॉज करके उसको वीडियो को, फिर उसके बाद अपना आंसर लगाइए। और एक वो सीट खरीद लीजिए, OMR सीट खरीद लीजिए, फिर उसको कलर कीजिए। अगर कलर करने के बाद में अगर समझ में आता है आपको कि हमारा कितना सही हो रहा है, उसका स्कोर निकालिए। अगर 100 से अधिक प्लस आपका आ रहा है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा प्रीलिम्स में। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।